सबसे पहले आप लोग मुझे बताओ पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है, जो कि आप बहुत बचपन से याद करके बैठे हुए हो। 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। अब बताओ, अगर मैं बोलूँ आपसे, आप स्पेस में, ग्रेविटी फ्री स्पेस में पेंडुलम लेके जा रहे हो, वहाँ पे इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? सही सोच रहे हो? इनफाइनाइट। टेंडिंग टू इन्फिनिटी, करेक्ट। क्योंकि अपने जी के जगह पे जीरो डालोगे तो अपना इक्वेशन इन्फिनिटी की ओर जाएगा, ठीक है। क्लियर है ना? देखो, पाई कांस्टेंट है, लेंथ तो जो भी रहेगी वो रहेगी, चेंज क्या होगा, जी, जी के जगह पे जीरो आ जाएगा। ठीक है, आपको बस चैप्टर से थोड़ा सा रिलेट करने ट्राई कर रहा हूँ, बाकी कोई मतलब दिक्कत नहीं है ऐसा, मतलब दिल पे लेने वाली कोई बात नहीं है। चलो आगे, नेक्स्ट। आपको स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम उसका टाइम पीरियड पता है, जहाँ पे मास एम और स्प्रिंग कांस्टेंट के हो? 2 पाई अंडर रूट एक्स अपॉन जी। नहीं, जी के टर्म में नहीं आता ना, एम अपॉन के आता है वहाँ पे, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम वाला। हाँ। तो सेकंड केस, ठीक है। जैसे देखो, ऐसा कुछ सिस्टम होता था, याद है? ऐसा होता था, यहाँ पे एक मास होता था, उस मास को थोड़ा सा डिस्प्लेस करते थे, फिर ये एसएचएम करने लगता था। तो इसका जो टाइम पीरियड निकल के आता था वो आता था अपना T = 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अगर इस वाले सिस्टम को अपने ग्रेविटी फ्री स्पेस में लेके जाएं तो क्या होगा टाइम पीरियड? सही सोच रहे हो आप लोग? देखो, यहाँ पे होता है ओवर थिंक करना, ठीक है, ओवर थिंक नहीं करना है, जैसे कि आप लोग करते हो √3RT/m में, ठीक है। वहाँ पे क्वेश्चन में बोलता नहीं है कि ओवर थिंक करना है, लेकिन फिर भी करते हैं हम और गलती करते हैं, इस रीजन से यहाँ पे भी ओवर थिंक नहीं करना है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप जो सोच रहे हो सही सोच रहे हो। इन्फिनिटी होगा। अरे नहीं, फिर थोड़ा अलग सोच रहे हो आप। कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे तो जी का टर्म ही नहीं है ना, जी के इंडिपेंडेंट है बिल्कुल। आप सोच रहे होगे क्या चेंज होगा यहाँ पे लग रहा होगा ना कुछ कुछ तो चेंज होगा। तो पता है क्या चेंज होगा? आपको याद है जो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम होता है, ये अगर हम अर्थ पे इसको लटका देते हैं तो क्या होता है, ये एक सर्टेन इक्विलिब्रियम पोजीशन में पहुंच जाता है अपना, ये जो होता है, ये जो मीन पोजीशन होता है वो काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है। याद आ रहा है कुछ कुछ? ये के एक्स नॉट इक्वल्स टू mg इनिशियल कंडीशन होता था, इसके बाद ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता था, फिर हम इसको डिस्प्लेस करते थे। लेकिन देखो चेंज क्या आएगा ना, इसको आप ग्रेविटी फ्री स्पेस में लेके जब चले जाओगे ना, तो जो के एक्स नॉट अपना आता था, ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। स्प्रिंग का इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज हो जाएगा, इनिशियली जो अपना स्प्रिंग एक सर्टेन एक्स नॉट के बाद शुरू होता था, वो अपना एक्स नॉट पे मतलब जीरो पे शुरू होगा। स्प्रिंग इनिशियली बिल्कुल भी स्ट्रेच नहीं होगा। ठीक है, समझ रहे हो क्या चेंज होगा? समझ में आया ना अच्छे से ये वाला? यहाँ पे चेंज क्या होगा अगर ग्रेविटी फ्री स्पेस में ले जाएंगे इसको, तो बस इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज होगा, ठीक है। टाइम पीरियड अपना सेम रहेगा। ठीक है, चलो अपना चैप्टर शुरू करते हैं, ठीक है। ये ऐसे ही कुछ बातें थी करने से पहले। चलो बिल्कुल बेसिक से करेंगे, ठीक है। आराम से एकदम बिल्कुल पेशेंस के साथ करना है, ठीक है, जिससे हम लोग सारे अपने डाउट्स क्लियर करते चलें, और इस चैप्टर के एंड में आप इसके सारे क्वेश्चंस बिल्कुल एकदम अच्छे से बना पाओगे, बहुत ईजी चैप्टर है। आपको फेजर आता है, फेजर डायग्राम एसी पढ़ा हुआ है? फेजर का एडिशन वगैरह, फेजर देखना, वो सब आता है कि नहीं आता है, हाँ या ना, कुछ तो बोलो। अच्छा, आता है। सब लोग चुप है मतलब सबको आता है, चलो ठीक है, फेजर स्किप करेंगे, फेजर आप लोग देख लेना। ठीक है, अपना क्लास शुरू करते हैं। फेजर वाला पार्ट क्योंकि ऑलमोस्ट आधा घंटा वो भी ले जाएगा, तो जो आपको आता है वो मैं नहीं यहाँ पे बताऊंगा।
आपको बता दूंगा फेजर से कैसे एसएचएम का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो इजीली, बिल्कुल कम टाइम में, ठीक है। लेकिन फेजर का बेसिक्स थोड़ा सा स्किप कर देंगे। चलो ठीक है, फिर शुरू करते हैं। देखो, अभी तक हमने पढ़ा मोशन अलग अलग टाइप का, ठीक है। कुछ मोशन होती थी अपनी काइंड ऑफ, जिसमें बॉडी ट्रांसलेट करती थी, मतलब बॉडी घूमती थी, ठीक है। ट्रांसलेशन मोशन, जिसमें किसी एक डायरेक्शन में मोशन हो रही है, याद आ रहा है। हमने काइनेमेटिक्स से शुरू किया था। उसके बाद फिर आगे जब बढ़े हम लोग, फिर पढ़े रोटेशनल मोशन, जिसमें काइंड ऑफ बॉडी सर्कुलर मोशन भी आ गया था, फिर अपना रोटेशनल मोशन भी आ गया था। बॉडी एक जगह पे यहाँ पे ऐसे रोटेट भी कर रही थी, ऐसा कुछ काइंड ऑफ अपना पाथ लेके, ठीक है। लेकिन एक मोशन जो अभी तक हमने नहीं किया, ठीक है, वो है अपना ऑसिलेशन, ठीक है। ऑसिलेशन बेसिकली क्या होता है, ये एक ऐसा टाइप का मोशन है जो कि टू एंड फ्रो होता है। मतलब देखो, ये मोशन जो होता है किसी भी एक पॉइंट को, इस मोशन में मतलब खास बात देखो क्या होती है, जैसे कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है, ठीक है। मोशन करते हुए ये मोशन जो ऑसिलेशन होता है, पीरियडिक मोशन होगा पहला कंडीशन। पीरियडिक होने के साथ साथ इसके मतलब हर एक पॉइंट को ये मोशन, मतलब ये जो पाथ होगा उसमें हर एक पॉइंट को ये पार्टिकल हर एक पीरियड में 2 बार क्रॉस करता है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं अपना रिपीटेटिव मोशन को डिफाइन करके, ठीक है। देखो, एक होता है सबसे पहले रिपीटेटिव मोशन। रिपीटेटिव वर्ड से आप समझ रहे होगे, आई थिंक स्पेलिंग गलत हो रही है। रिपीटेटिव, सही लिखा ना। रिपीटेटिव आई थिंक सही लिखा हुआ है, ठीक है। ओके, देखो, रिपीटेटिव मोशन ये वो मोशन है जिसमें पार्टिकल अपना पाथ जो है, अपना मतलब क्या बोले, पाथ ऑफ मोशन जो है उसको रिपीट करता है, ठीक है। मतलब ये एक सर्टेन पाथ को फॉलो करेगा, उसी पाथ को बार बार रिपीट करेगा इन अ सर्टेन पीरियड। मतलब यहाँ पे हम लोग एक पीरियड भी डिफाइन करेंगे इसके लिए, इसीलिए इस मोशन को हम लोग पीरियडिक मोशन भी बोलते हैं। ऐसा आप लोगों ने सुना है, एक पीरियडिक मोशन आपको पढ़ा चुका हूँ, बताओ कौन सा। एक नहीं, 2 पीरियडिक मोशन आप लोग पढ़े हो, बताओ जल्दी जल्दी। पेंडुलम वाला, वो तो एग्जाम्पल पढ़ा था। प्रॉपर पीरियडिक मोशन बताओ। नहीं याद आ रहा है। हाँ, केपलर लॉ में पढ़ा था, अर्थ का मोशन, प्लैनेट्स का मोशन, बिल्कुल सही। एक जगह और पढ़ाया था मैंने, काइनेमेटिक्स में पढ़ाया था, 2D मोशन में। नहीं याद आ रहा, चलो। कोई बात नहीं, चलो। हाँ, आ जाओ वापस, ठीक है। देखो, अब 2 टाइप का मोशन अपना हुआ, ठीक है। एक जो मोशन होता है ना काइंड ऑफ, या तो उसको बोल सकते हैं सर्कुलेटरी मोशन, स्प्रिंग ऑसिलेशन। अच्छा, ठीक है। आप लोग को सबसे बेसिक वाला याद नहीं आ रहा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन याद आ रहा है। सबसे बढ़िया पीरियडिक मोशन का तो एग्जांपल वही है ना हमारा। याद है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होती थी, हर एक टाइम पीरियड के बाद वापस से पार्टिकल अपने इनिशियल पोजीशन पे पहुंच जाता था, कुछ ऐसे। यहाँ से शुरू किया, यहाँ वापस पहुंच जाता था। ये बेसलाइन है, ठीक है। बाकी सारी मतलब डेफिनेशंस हैं, बेसलाइन अपना सर्कुलर मोशन को मान के चलते हैं पीरियडिक मोशन के लिए, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं, बोले तो सर्कुलेटरी मोशन काइंड ऑफ, ठीक है। इसको आप रोटेटरी मोशन भी बोल सकते हो, जो रोटेशन के काइंड ऑफ सेंस में मोशन होता है, ठीक है। और इस केस में अपना एग्जाम्पल आपको लिखना है, तो बेस्ट एग्जाम्पल अपना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। उसमें क्या होता था, आपके पास कोई पार्टिकल होता था, ठीक है। वो पार्टिकल एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद
वापस से अगर यहाँ से शुरू किया, ये अगर टी इक्वल्स टू जीरो पे शुरू किया तो वापस से यहाँ पे टी इक्वल्स टू टी, मतलब टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड कंप्लीट होने के बाद वापस से इस पोजीशन पे पहुंच जाता था। याद आ रहा है ऐसा कुछ हमने पढ़ा था? ठीक है, टाइम पीरियड क्या होती थी इसकी, याद आ रहा है आप लोग को? ओमेगा बता दो। 2 पाई बाय टी। करेक्ट, ओमेगा अपना 2 पाई अपॉन टी, यहाँ पे टी अपना टाइम पीरियड होता था। ठीक है, यहाँ पे एक खास बात है, यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, ऑसिलेशन मोशन होता था यहाँ पे। ऑसिलेशन मोशन का बेसिक डेफिनेशन पहले आपको बताता हूँ। ऑसिलेशन मोशन मतलब टू एंड फ्रो मोशन, किसी भी एक पॉइंट को पार्टिकल दो बार अलग अलग डायरेक्शन में क्रॉस करेगा। ठीक है, जैसे पार्टिकल कहीं पे सर्टेन मोशन कर रहा है, ऐसा मोशन कर रहा है, वो देखो ये सेम, ये बीच का जो पॉइंट है ना, इसको एक बार इधर जाते हुए इस डायरेक्शन में क्रॉस कर रहा है, एक बार इस डायरेक्शन में क्रॉस कर रहा है, ये अपना होता है क्या बोलते हैं उसको, ऑसिलेशन। ठीक है, और उसके अलावा जो भी होगा अपना पीरियोडिक मोशन नॉर्मल। ठीक है, तो अब उस डेफिनेशन के हिसाब से बताओ, आपको लग रहा है ये अपना टू एंड फ्रो मोशन है कि नहीं, ऑसिलेशन है कि नहीं? देखो समझना, पार्टिकल अपने यहाँ से शुरू कर रहा है, ठीक है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, वापस से आके इस पॉइंट को क्रॉस कर रहा है। ठीक है, एक चक्कर इसको और लगवाते हैं, ऐसे जाएगा, फिर वापस से आएगा, फिर इस पॉइंट को ऐसे क्रॉस करेगा। आपको क्या लग रहा है, बॉडी सेम पॉइंट को दो बार अलग अलग डायरेक्शन में क्रॉस कर रहा है, फिर सेम डायरेक्शन में? ओके, ये रीजन समझ रहे हो आप कि क्यों ये आपका ऑसिलेशन नहीं है, ये वाला जो मोशन है सर्कुलर मोशन, क्यों ऑसिलेशन नहीं है, इसको ऑसिलेशन क्यों नहीं बोल रहे हैं? नहीं समझ रहे हो? प्लीज एक बार रिपीट कर देंगे आप ठीक है, दोबारा? देखो डेफिनेशन आप लोग ध्यान से सुनना है। देखो ऑसिलेशन मोशन, ये मतलब स्टैंडर्ड डेफिनेशन, ये आपके दिमाग में मतलब छापने के लिए ऐसे बता रहा हूँ। देखो सिंपल सा चीज़ है, ऑसिलेशन मोशन तब होगा ना जब कोई एक पार्टिकल अपने पाथ में, मतलब एक तो पहला पीरियोडिक मोशन होना कंपलसरी है, मतलब वो पीरियोडिक मोशन कर रहा हो, ये पहला कंडीशन। ठीक है, उसके बाद उसके पीरियोडिक मोशन में वो जब एक पॉइंट को क्रॉस कर रहा हो दो बार, तो दोनों बार अलग अलग डायरेक्शन में उसका मोशन हो रहा हो, मतलब उसके वेलोसिटी का डायरेक्शन दोनों बार अलग अलग हो। जैसे देखो यहाँ से पार्टिकल शुरू किया, इधर गया, इधर जब जाएगा तो उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन आगे की तरफ होगा। ठीक है, फिर वापस आके इधर से इधर जाएगा तो इस बार में इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर की तरफ होगा। समझ रहे हो? टू एंड फ्रो मोशन इसी को बोलते हैं। चलो एक और दूसरे एग्जांपल से समझाता हूँ। आपको याद है ऐसा कुछ पेंडुलम वाला केस? पेंडुलम कैसे मोशन करता था? काइंड ऑफ ऐसे होता था, फिर ऐसे होता था, फिर ऐसे होता था। अब इस पॉइंट पे आप देखो, इस पॉइंट पे दो बार पेंडुलम का मोशन हो रहा है। ठीक है, एक बार अगर हम किसी भी पॉइंट को जैसे लेते हैं, देखो इसी पॉइंट को ले लो, रेड से करते हैं। ठीक है, देखो इस पॉइंट पे जब इधर जा रहा था तो इसका वेलोसिटी कुछ उधर की तरफ था, जब इस पॉइंट पे यहाँ आया, ये पॉइंट सेम है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी देखो पीछे की तरफ है। समझ रहे हो? ये अपना टू एंड फ्रो मोशन है। ठीक है, अब उसके अकॉर्डिंग आप मुझे बताओ, यहाँ पे जो सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस मैंने दिया है, यहाँ पे आप मुझे बोलो, यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, इस डेफिनेशन के हिसाब से ऑसिलेशन है कि नहीं है? नहीं है। करेक्ट नहीं है, क्योंकि अगर आपसे पूछे क्यों नहीं है, तो सिंपल सा चीज़ है ना, देखो इसी पॉइंट को हम ले लेते हैं, यहाँ पे जब भी पार्टिकल आ रहा है उसकी वेलोसिटी हमेशा ऊपर ही रहती है। ठीक है, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। क्लियर है? ठीक है, आई होप समझ गए हो आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट ऑसिलेशन एंड नॉर्मल पीरियोडिक मोशन में क्या डिफरेंस है। अब इसके अकॉर्डिंग आपसे पूछूं कि अर्थ का मोशन बताओ, वो क्या है, पीरियोडिक है या फिर ऑसिलेशन है? पीरियोडिक। करेक्ट, अर्थ का मोशन अपना पीरियोडिक है। आई थिंक अब आपको क्लियर है। अब देखो सर्कुलर मोशन से रिलेट करने के लिए सिंपल सा चीज़ है, आपको सर्कुलर मोशन पता होना चाहिए, और सेकंड ये ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी जो है वहाँ भी सेम रहेगा। ठीक है, अब आओ थोड़ा सा हम लोग ऑसिलेशन को समझते हैं। ठीक है, देखो ऑसिलेशन के केस में ना सिंपल सा ऐसा डेफिनेशन है, कोई भी बॉडी ऑसिलेशन में तब कही जाएगी, थियोरेटिकल कंडीशन मैंने बता दिया, आप लोग थियोरेटिकल कंडीशन के लिए क्लियर हो ना बिल्कुल? जो दिमाग में बताने वाला, मतलब दिमाग में समझने वाला चीज़ था मैंने बता दिया, अब मैथमेटिकल बातें थोड़ी सी हैं। बढ़े आगे फिर?
देखो सिंपल, जो मैंने आपको पहला डेफिनेशन बताया वो तो अपना हो गया। अब सेकंड देखो, कोई भी बॉडी ऑसिलेशन कर रही है कि नहीं कर रही है, ये देखने के लिए सिंपल सा तरीका है। अगर उस बॉडी का जो भी मतलब फोर्स लग रहा है, ठीक है, जो भी उस बॉडी का फोर्स का इक्वेशन आ रहा है वो अपना अगर इक्वल नहीं, प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स का पावर एन के फॉर्म में आए और एन यहाँ पे ऑड हो, ठीक है, ये कंडीशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है ऑसिलेशन का। अब ये एन ऑड ही क्यों है, इवन क्यों नहीं है, ये थोड़ा देर में आपको बताता हूँ, ठीक है। एन ऑड मतलब समझ जाओगे ना, 1 1 3 5 7 ऐसे, ठीक है। मैं लिख नहीं रहा हूँ, अब ऐसा नहीं करना, -1 नहीं डाल देना, वो अलग मोशन हो जाएगा, ठीक है। ऑड नेचुरल नंबर समझ लो, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट अपना ये आता है इसका जो भी इक्वेशन आएगा, ठीक है, फोर्स का इक्वेशन, जो भी मतलब ये वो फोर्स हो गया ना, जैसे देखो किसी बॉडी को आप डिस्प्लेस करोगे, बॉडी एक रिस्टोरिंग फोर्स लगाती है वापस से अपने पोजीशन में जाने के लिए, ये वही वाला फोर्स है। एफ रिस्टोरिंग भी बोल सकते हो, एफ अप्लाइड बाई बॉडी भी बोल सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे, ठीक है। और इसका जो डेफिनेशन होता है यहाँ पे बस लिख दे रहा हूँ, टू एंड फ्रो मोशन। बाकी कॉन्सेप्ट आपको मैंने समझा दिया है। ऑसिलेशन अपना टू एंड फ्रो मोशन होता है, उसमें जो फोर्स की इक्वेशन आती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स का पावर एन आती है, ठीक है। ऑसिलेशन का बेसिक डेफिनेशन क्लियर है। अब चलो कुछ चीज़ें समझते हैं, जैसे देखो आपको याद होगा ये पॉइंट्स क्या कहलाती थी, पेंडुलम के केस में जैसे हम समझ रहे हैं, ये दो पॉइंट जो होती थी इनको हम क्या बोलते थे, नहीं याद आ रहा है? ठीक है, ओके, ये बीच वाला पॉइंट जो होता था, मेन पॉइंट। बिल्कुल सही, ये अपना एसएचएम का मेन पोजीशन हो जाता था, ठीक है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो कुछ कुछ बेसिक बेसिक प्रॉपर्टी जो आपको याद है, बस याद दिला रहा हूँ, ठीक है। जब भी पार्टिकल अपना मीन पोजीशन पे होता था, तो याद है आपको मीन पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी जो होती थी मैक्सिमम होती थी, याद आ रहा है ना, वेलोसिटी मैक्सिमम, पहला कंडीशन, ठीक है। जब एक्सट्रीम पोजीशन पे होता था तो वेलोसिटी वहां पे अपनी जीरो हो जाती थी, ये भी याद आ रहा होगा, ठीक है, इतना क्लियर है। ये बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें हैं, ठीक है। वेलोसिटी जीरो यानी कि अपना रेस्ट में रहता था एक्सट्रीम पोजीशन पे, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही याद करना है। अब देखो यहाँ पे आपसे एक चीज़ रिलेट करके पूछ रहा हूँ, आप मुझे बताओ, जब बॉडी मतलब मीन पोजीशन पे है, मीन पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम है, तो इस केस में काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी, मैक्सिमम। करेक्ट, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, आपको पता होगा अपना एसएचएम में टोटल एनर्जी कांस्टेंट होता है, इसलिए यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाती है। सब चीज़ हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, यहाँ से बस बेसिक बेसिक चीज़ें आपको मेमोराइज करा रहा हूँ, जिससे आप जो ऑलरेडी जानते हो वो बस याद कर लो, ठीक है। अगर सेम वे में मैं बोलूँ अगर एक्सट्रीम पोजीशंस पे, तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी, करेक्ट, काइनेटिक मिनिमम यानी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। चलो यानी कि आपको ये सारा बेसिक सारा क्लियर है सबको, ठीक है। चलो अब देखो, थोड़ा सा इस पे फोकस करना है, ठीक है। यहाँ पे जो हमने कंडीशन ऑफ एस ये ऑसिलेशन समझा, अब इस ऑसिलेशन से एसएचएम कहाँ पे आता है। अब देखो अगर मैंने बोला एन अपना ऑड है, ठीक है, तो एन अपना क्या हो सकता है, 1 3 5 7 ... ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो इस सीरीज में ये जो अपना n इक्वल्स टू 1 वाला केस है ना, ये अपना एसएचएम कहलाता है, और यही अपने सिलेबस में है, क्लियर है। एन अगर 1 अगर बोल दूं तो फोर्स कैसा होगा, फोर्स का इक्वेशन क्या आएगा बताओ, ऐसा कुछ आएगा ना एसएचएम के लिए,
बेसिकली एन को मैंने 1 पुट कर दिया, ये अपना एसएचएम हो गया, ठीक है। तो बेसिक कंडीशन एसएचएम के लिए कोई भी इक्वेशन, मतलब कोई भी आपको इक्वेशन दे दे, पूछे ये बॉडी एसएचएम कर रहा है कि नहीं, तो एसएचएम प्रूव करने के लिए आपका फोर्स, जो रीस्टोरिंग फोर्स होना चाहिए, वो -x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आना चाहिए, प्राइमरी कंडीशन है, ठीक है। आई होप इतना क्लियर है। इसके अलावा और कोई भी इक्वेशन आएगा वो ऑसिलेशन हो सकता है, लेकिन एसएचएम नहीं होगा, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। एसएचएम तभी होगा जब एफ प्रोपोर्शनल टू -x है। चलो देन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। जिसे देखो, एक बॉडी ले ली, ठीक है। अब मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि ऑड पावर्स वाले ही क्यों ही ऑसिलेशन होते हैं, जो भी इवन पावर्स होती हैं वो ऑसिलेशन क्यों नहीं होती हैं, ठीक है। ये हम लोग अभी समझेंगे। देखो यहाँ पे मैंने बोला ये बॉडी है, ये एक्स इक्वल्स टू 0 पे है, ठीक है, इनिशियली। और इस पे नेट फोर्स जो लग रहा है इस मोमेंट पे वो 0 लग रहा है, ठीक है। इसके अलावा मैंने बोला जो इसका एफ रीस्टोरिंग आ रहा है, इस बॉडी को देखो मैंने इधर की तरफ थोड़ा सा खींचा, यहाँ लेके गया इस बॉडी को, ठीक है। जब यहाँ पे लेके गया तो इस बॉडी पे मैंने देखा एक फोर्स लगा, ठीक है। फोर्स का डायरेक्शन अभी मुझे नहीं पता, छोड़ो ड्रॉ नहीं करते हैं। देखो ये फोर्स मतलब इस बॉडी पे कुछ फोर्स लगा होगा, इसका डायरेक्शन अभी नहीं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। इस बॉडी को मैंने यहाँ पे खींचा तो मैंने देखा इस पे जो फोर्स लग रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स आ रहा है, एफ इक्वल्स टू अपना काइंड ऑफ -k x², ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। अब देखो इस बॉडी को मैं अभी बोल रहा हूँ ये x इक्वल्स टू 0 है, इधर पॉजिटिव है, इधर x निगेटिव है, ठीक है, इतना समझ रहे हो। अब नेक्स्ट देखो, अगर हम इस बॉडी को पॉजिटिव साइड में डिस्प्लेस करते हैं, ठीक है, पॉजिटिव वाले साइड में डिस्प्लेस करेंगे तो अपना x पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर x पॉजिटिव होगा तो अपना f क्या आएगा, x अगर पॉजिटिव होता है तो f कैसा आएगा, नेगेटिव। f निगेटिव आएगा, मतलब f की डायरेक्शन इधर की तरफ होगी, क्लियर है। नेक्स्ट केस बताओ मुझे, अगर x निगेटिव होगा तब किधर होगा f। अरे नहीं आयुषी, नहीं श्रुति, एक बार ध्यान से इक्वेशन तो देखो आप लोग, एक्स अगर निगेटिव होगा तो आप लोग स्क्वायर को निगेटिव कैसे कर रहे हो। आप लोग कभी कभी जोर का झटका जोर से देते हो। चलो कोई बात नहीं, छोटी छोटी बातें पता है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाला केस है, ध्यान रखना। देखो यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर फंक्शन के अगर कोई निगेटिव नंबर भी अपने जाएगा तो बाहर पॉजिटिव बन के ही निकलेगा ना, ऑलरेडी के आगे माइनस लगा हुआ है, तो अपना एफ अभी भी निगेटिव आ रहा है, ठीक है। अगर बॉडी को मैं यहाँ पे डिस्प्लेस करता तब भी मैं देख रहा हूँ जो इस पे फोर्स आ रहा है ना, यहाँ पे एफ था तो यहाँ पे अभी भी फोर्स एफ आ रहा है। आपको क्या लग रहा है, बॉडी टू एंड फ्रो मोशन करेगा या फिर पीछे की तरफ भाग जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो, पीछे की तरफ चला जाएगा, क्योंकि इसको वापस मेन पोजीशन पे खींच के लाने वाला कोई नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट केस लेते हैं। ठीक है, इस बार मैंने बोला कि बॉडी को मैंने डिस्प्लेस किया तो जो अपनी फोर्स लग रही है x⁻³ के प्रोपोर्शनल लग रही है, ठीक है, ऐसा दिया। अब आप लोग बताओ कि इस केस में क्या होगा, अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा तो क्या होगा। सबसे पहले पॉजिटिव वाला बताओ। ओके,
एफ अपना निगेटिव होगा, यानी कि एफ का कुछ डायरेक्शन इधर पीछे की तरफ होगा। ठीक लिखा मैंने। अब नेक्स्ट केस बताओ, अगर एक्स निगेटिव होगा तब एफ कैसा होगा? पॉजिटिव। देख रहे हो बॉडी के पास टेंडेंसी आ गई ना मेन पोजीशन की तरफ वापस जाने की। अभी क्लियर है ना कि ऑड पावर्स वाले क्यों एसएचएम होते हैं, एसएचएम नहीं सॉरी ऑसिलेशन होते हैं। ओके, आई थिंक अब आप लोग गलती नहीं करोगे। तो सिंपल सा, अगर मैं बोलूं ये सेकंड वाला है अपना, ये टू एंड फ्रो मोशन है। देखो इसको सिंपली हम लोग टू एंड फ्रो मोशन बोल सकते हैं। एक मिनट रुकना। ठीक है, ये जो मोशन अपनाया ये ऑसिलेशन है, ऑसिलेशन मतलब हम टू एंड फ्रो मोशन बोल सकते हैं। ओके, लेकिन इसको एसएचएम नहीं बोलेंगे। एसएचएम क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि पावर 3 है एक्स का। ठीक है, तो सिंपल सा यहाँ से हमें ध्यान क्या रखना है, देखो जब भी बॉडी एसएचएम कर रही होगी तो एसएचएम का अपना जो कंडीशन होगा, कंडीशन फॉर एसएचएम, वहाँ पे जो अपना एफ रीस्टोरिंग आएगा, जो भी रीस्टोरिंग फोर्स आएगा वो इक्वल टू होगा माइनस ऑफ के एक्स। मतलब एफ, एफ जो होगा रीस्टोरिंग फोर्स जो होगा एक्स के पावर 1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्टली नहीं है एक्चुअली, माइनस साइन है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल काइंड ऑफ हो जाएगा। इनवर्स भी नहीं होगा, थोड़ा माइनस एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, अब क्लियर है? तो बहुत डिस्टर्ब कर रहा है पेंसिल, 2 मिनट रुकना आप लोग। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब चलो, अब थोड़ा सा हम लोग इक्वेशन की बात करते हैं। ठीक है, ये बेसिक कंडीशन आप लोग समझ गए हो। अब नेसेसरी कंडीशन है उसको हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में समझते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो देखो, एक पार्टिकल मैंने लिया, ये मान लो अपना इसका मोशन का प्लेन है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बोला ये अपना इसका मेन पोजीशन है। ठीक है, मेन पोजीशन छोड़ो, इसको मैंने बोला कि एक पार्टिकल है अपना। ठीक है, ये एक इसका मतलब काइंड ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 मैंने लिया। अब इस पार्टिकल को मैंने जब यहाँ पे लाया, यहाँ पे एक्स डिस्टेंस मैंने डिस्प्लेस कर दिया इसको इसके पोजीशन से। ठीक है, तो मैंने देखा कि इस पार्टिकल पे पीछे की तरफ फोर्स लगा एफ। ठीक है, तो देखो ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है ना, ये हमेशा लगना चाहिए एफ
इक्वल्स टू माइनस के एक्स के फॉर्म में। ये कंडीशन पिछले पार्ट में हमने पढ़ा, जो कि इसको आगे हम कैरी कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वल टू माइनस के एक्स। देखो अब एक्सेलरेशन को अगर हम लिखना चाहें डिस्प्लेसमेंट के टर्म में, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एम डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। ठीक लिखा, इक्वल्स टू माइनस के एक्स। इतना क्लियर है। देखो अब के एक्स वाले टर्म को इधर लेके आता हूँ, तो ये देखो अपना डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के अपॉन एम टाइम्स एक्स इक्वल्स टू जीरो। ऐसा कुछ इक्वेशन बनेगा। ठीक है, अब देखो ये जो अपना के अपॉन एम वाला टर्म है ना, ये वाला, इसको हम लोग ओमेगा स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का बहुत सारा सॉल्यूशन आता है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, मैथ्स में आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो ढेर सारे इसके सॉल्यूशंस आते हैं। उनमें से कुछ सॉल्यूशंस आपके वो साइन और कॉस वाले टर्म में आते हैं। याद आ रहा है, साइन और कॉस के टर्म में आप लोग एसएचएम में डील करते थे। तो वो जो इक्वेशंस आते हैं ना, वो सारे के सारे मैथ से आते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करके। तो जब वो इक्वेशन आता है, तो वहाँ पे हमारा जो, अगर इसको हम लोग ओमेगा स्क्वायर मतलब स्क्वायर के टर्म में नहीं लेके, अगर हम लोग ओनली ओमेगा या कुछ भी लेते हैं कांस्टेंट, तो अपना अंडर रूट का टर्म आएगा एंगल वाले पार्ट में। ठीक है, तो वहाँ पे अंडर रूट वाला पार्ट नहीं है, इसीलिए इस कांस्टेंट जो ये है, इसको हम लोग ओमेगा स्क्वायर पहले ही डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपना कंडीशन बनता है डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एस एच एम। तो कभी ऐसा इक्वेशन दे तो आपको पता रहना चाहिए ये एस एच एम का डिफरेंशियल फॉर्म है। ठीक है, प्रॉपर एस एच एम का, नॉट फॉर ऑसिलेशन। क्लियर है। देखो ये जो पहला लाइन था ना, ये कंडीशन फॉर एसएचएम है। ठीक है, और ये अपना इक्वेशन फॉर एसएचएम है। ये दोनों में डिफरेंस क्या है समझ रहे हो आप लोग, आई थिंक। ठीक है, देन आगे बढ़े। चलो अब इक्वेशन अपने पास आ गया, तो इसके सॉल्यूशंस की बात करते हैं। तो देखो इसका ढेर सारा सॉल्यूशन आता है। ठीक है, ये जो इक्वेशन है इसका बहुत सारा सॉल्यूशन पॉसिबल है। आप टाइम के साथ देखोगे आपको अलग अलग इक्वेशन देगा। ठीक है, लेकिन जो अपने एसएचएम में हम मेनली यूज करते हैं सॉल्यूशन, वो अपना आता है एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, देखो वहां पे ओमेगा स्क्वायर हमने यूज किया ना, इसलिए यहाँ पे ओमेगा आ रहा है ये वाला एंगल में। ठीक है, अगर वहां पे हम लोग कुछ काइंड ऑफ कांस्टेंट सी ले लेते तो यहाँ पे अंडर रूट सी टी करके आता। समझ रहे हो। तो अपने इक्वेशन को सिंपल रखने के लिए, सॉल्यूशन सुंदर सुंदर आए इसके लिए हमने यहाँ पे अपना इक्वेशन अच्छा सा माना है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे अपना इसका एक सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, अब चलो चेक कर लेते हैं सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी एक्स अपॉन डी टी, देखो क्या आता है, डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल्स टू ए ओमेगा साइन का अपना कॉस हो जाएगा। सही किया ना। कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, अब इसका सेकंड डिफ्रेंशिएशन करते हैं। देखो इसका जब सेकंड डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। ठीक है, ये अपना आ जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। कॉस का देखो माइनस साइन आएगा ना, तो माइनस को मैंने बाहर में एडजस्ट कर दिया। एंगल में जो टी मल्टीप्लाई है, उस टी को जो ओमेगा मल्टीप्लाई है टी के साथ, उसको मैंने आगे की तरफ भेज दिया। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन समझ रहे हो ना कैसे इसका कर रहा हूँ। देखो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, नेक्स्ट अपना कॉस का हो जाएगा वापस से साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ऐसा कुछ इक्वेशन अपना आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अपना डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर आ गया। इसको यहाँ पे हम लोग ऐड करके देखते हैं अपना सेम आता है कि नहीं, ये मतलब जीरो होता है कि नहीं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इस इक्वेशन में इसको पुट करते हैं। ए
चलो ओमेगा स्क्वायर को अलग कर लेते हैं, ठीक है। पहले माइनस ओमेगा स्क्वायर बाहर कर लेते हैं, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। इक्वेशन का देखो d2 x/dt² मैंने पुट कर दिया। अब ओमेगा स्क्वायर एक्स पुट करना है प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब एक्स के जगह पे देखो, एक्स अपना क्या था, ये है ना, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये वाला सेम टू सेम है। देख रहे हो आप, कैंसिल होकर जीरो हो जा रहा है पूरा। तो अपना कोई भी अगर पार्टिकल एसएचएम में है, वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। उसका जो भी पार्टिकल के पाथ का इक्वेशन आएगा, उस इक्वेशन को अपना ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई करना होगा। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग का पार्ट है। यहाँ तक सब क्लियर है? देखो इतना दूर तक बहुत ज़्यादा इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग समझ रहे हो, इतना सफिशियंट है, ठीक है। क्योंकि ये मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए है। अब इसके आगे का पार्ट जो है ना, वहाँ से हमारा सब शुरू होगा। उससे पहले चलो आपसे क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है। चलो ट्राई करना, ठीक है। पता नहीं, ट्राई करना, हो पाता है तो बहुत बढ़िया। ए ई रेज टू द पावर, ये आयोटा है, ठीक है। आई लिख दे रहा हूँ, आप लोग समझ लेना। आयोटा ओमेगा टी, ठीक है। आपको चेक करना है कि ये एसएचएम है कि नहीं है, ठीक है। अभी जैसे मैंने बताया ना, सेकंड डिफरेंशियल वाले फॉर्म में, वैसे चेक करना, सिंपली आ जाएगा। थोड़ा सा डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, कर लोगे? ठीक है, ट्राई करो। इक्वेशन लिख देता हूँ अगर याद नहीं हुआ हो तो, d2x/dt² प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अच्छा, आ गया। एसएचएम करेक्ट। सबका आ गया ना? सिंपल, सबने ऐसे ही किया होगा। dx/dt सबसे पहले निकाला होगा, जो कि आपका आ गया होगा ए ई रेज टू द पावर आयोटा ओमेगा टी इंटू आयोटा ओमेगा, ऐसा कुछ आया होगा। फिर d2x/dt² किया होगा, जो कि वापस से फिर आया होगा ए ई रेज टू द पावर आयोटा ओमेगा टी इंटू आयोटा ओमेगा का होल स्क्वायर हो गया होगा। सही लिखा ना? अब यहाँ से आयोटा का स्क्वायर को आप लोगों ने -1 लिख दिया होगा। सेम सेम है बिल्कुल, बिल्कुल सही। चलो इस बार बढ़िया किया आपने। अब आगे तो क्लियर है ना, बस ऐड कर देंगे अपना इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे वैल्यूज को, अपना जीरो आ जाएगा। इसलिए अपना ये एसएचएम होगा। सिंपल है, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लोग सिंपली कर लोगे। चलो देन आगे बढ़ते हैं। चलो अब थोड़ा सा हम बात करते हैं प्रॉपर एसएचएम का, ठीक है, जहाँ से अपने न्यूमेरिकल्स बनते हैं। देखो एक मैंने लिया, ये सरफेस है अपना, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक स्प्रिंग से एक मास को यहाँ पे रखा, ठीक है। और मैंने इसको डिफाइन कर दिया, ये अपना मेन पोजीशन पे है, ठीक है। कुछ ऐसा, ठीक है। ओके, अब देखो, अब इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। इस मास एम को मैंने डिस्प्लेस कर दिया मीन पोजीशन से, ओके। तो अब क्या होगा, ये इसका एक्सट्रीम पोजीशन बन जाएगा। याद है जहाँ पे पार्टिकल को हम लोग ला के छोड़ते हैं, जैसे इसका मीन पोजीशन ये हुआ करता था, एक टाइम पे इसका ये मीन पोजीशन था। मीन पोजीशन से मैंने एक्स डिस्प्लेस कर दिया,
तो याद है वो उस पार्टिकल का एक्सट्रीम पोजीशन बन जाता था जिस पॉइंट से हम लोग छोड़ते थे। ठीक है, इतना बेसिक बेसिक डिफाइन करने का जरूरत तो नहीं है। अब देखो, अब ये एक्स मान लो डिस्प्लेस हुआ, ठीक है। अगर एक्स डिस्प्लेस हुआ तो ये वापस से इधर की तरफ अंदर की तरफ के एक्स फोर्स लगा रहा होगा। ये तो समझ रहे हो, माइनस नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि डायरेक्शन मैंने दिखा दिया। ठीक है, चलो इसको डिस्टेंस को लिख देते हैं। ये अपना एक्स डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है। एक्स डिस्प्लेस हुआ, इसने वापस के एक्स फोर्स लगाया। अब जो कुछ पोजीशंस हैं आप लोग बताना। सबसे पहले बात करते हैं इस पोजीशन पे जहाँ पे बॉडी है, यहाँ पे बॉडी का वेलोसिटी क्या होगा इस पॉइंट पे। मिनिमम जीरो हो जाता है ना एक्सट्रीम पोजीशन पे, मिनिमम तो खैर, मिनिमम मतलब कोई नंबर होता है, एक्सट्रीम पे जीरो हो जाता है। देखो एक्सट्रीम पोजीशन पे जब भी बॉडी पहुंचेगी उसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, और जीरो होगा ना तभी तो मोमेंटरीली रेस्ट में आएगा ना। क्योंकि जब बॉडी देखो इधर की तरफ जा रही होगी, बॉडी इधर बाहर की तरफ जा रही होगी, उस मोमेंट पे उस पे पीछे की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा, यानी कि एक्सेलरेशन पीछे की तरफ हो रहा होगा वेलोसिटी के अपोजिट। तो बॉडी का डायरेक्शन चेंज करने के लिए जरूरी है कि एक मोमेंट में वो रेस्ट में आएगा। समझ रहे हो रीजन। ठीक है, मान लो आप भी कहीं पे जा रहे हो, गाड़ी से जाते हो, तो आपको वापस अगर मुड़ना होता है, डायरेक्शन रिवर्स करनी होती है, आप एक मोमेंट के लिए रेस्ट में आते हो। ठीक है, चलो देन ये क्लियर है। तो अब आओ कुछ बात करते हैं। देखो सबसे पहले, अगर ये पार्टिकल यहाँ तक पहुंचा होगा तो एसएचएम में मतलब क्या होता है ना, ये मोशन काइंड ऑफ पीरियोडिक मोशन होता है। इस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा सिमेट्रिक होता है। ठीक है, जैसे अगर पूरा का पूरा टाइम पीरियड हम बोल रहे हैं टी है, इस पूरे मोशन का टाइम पीरियड टी है। तो देखो पार्टिकल कैसे मोशन कर रहा होगा, एक बार ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, ऐसे ही कर रहा होगा ना। समझ रहे हो, हमारे पास चार इक्वल इंटरवल्स हैं, दिख रहे हैं आप सबको। ठीक है, देखो अगर चार इक्वल इंटरवल्स हैं हमारे पास, मतलब हर एक इंटरवल में सेम टाइम लगा होगा, क्योंकि सारे जो भी इंटरवल्स हैं उनमें मोशन जो होता है काइंड ऑफ सिमिलर होता है। ठीक है, तो जैसे देखो यहाँ से पहले पार्ट में इसने अगर टाइम पीरियड टी है तो टी बाई फोर टाइम लगाया होगा। ठीक है, वैसे ही सेम वापस आने के लिए इसने फिर से टी बाई फोर लगाया होगा, इस पोजीशन तक, मीन पोजीशन जो है यहाँ तक। ठीक है, फिर इसने वापस मीन से अपने दूसरे वाले एक्सट्रीम तक जाने में टी बाई फोर लगाया होगा, फिर वापस मीन तक आने में टी बाई फोर लगाया होगा। समझ रहे हो इतना। अब चलो, अब इसके बाद बोलते हैं कि अगर ये पार्टिकल अपना मान लो मोशन ही शुरू कर रहा होता है एक्सट्रीम पोजीशन से, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसको पहले हमने डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, डिस्प्लेस कर दिया, उसके बाद मैंने यहाँ से छोड़ा, तो अब क्या होगा, ये सबसे पहले अपने मीन पोजीशन पे जाएगा, पार्टिकल यहाँ तक आएगा। क्लियर है। उसके बाद देखो, उसके बाद वापस से अपने अगले एक्सट्रीम की तरफ चला जाएगा, फिर वापस से अपने मीन पे आएगा, फिर वापस से अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान ये रखना कि एसएचएम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर कहीं और से स्टार्ट होगा, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट अगर कुछ और होगा तो हमारा फेज एंगल बोल के जो आता है वो अपना एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कहीं से भी अगर मोशन शुरू होता है तो ये जो टाइम लगता है ना, टाइम बहुत ही सिमेट्रिकल होता है। यहाँ से यहाँ तक, मीन पोजिशन तक अभी भी टी बाई फोर होगा, मीन पोजिशन से एक्सट्रीम तक अभी भी टी बाई फोर होगा, और यहाँ पे सिमिलरली अभी भी ये भी टी बाई फोर, ये भी टी बाई फोर। इतना ध्यान रहेगा। अब चलो हम लोग इक्वेशन से समझते हैं। ठीक है, देखो जो सबसे जनरल इक्वेशन है, आपको बताता हूँ साइन वाला टर्म क्यों प्रीफर हम लोग करते हैं। ठीक है, जैसे आपको लगता होगा कॉस वाले टर्म से भी तो सारे सॉल्यूशंस आ ही जाते हैं, लेकिन रीजन आपको बता रहा हूँ। एक्स इक्वस टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ऐसा इक्वेशन मैंने लिया। ठीक है, इसको हम लोग जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। ये अपना जनरल सॉल्यूशन होता है। ठीक है, इसको जनरल सॉल्यूशन क्यों बोलते हैं, इससे इसको बताने से पहले कुछ कुछ चीजें आपको डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, ये ए क्या होता है आप लोग बताओ, ए को क्या बोलते हैं। याद आ रहा है कुछ। एम्पलीट्यूड। करेक्ट। फाइव को क्या बोलते हैं। इनिशियल फेज, याद आ रहा है।
देखो फाई वो फेज है, मतलब फेज मतलब वो एंगल है जहां तक बॉडी ऑलरेडी पहुंच चुका था, जहां तक एसएचएम में वो आ चुका था। जैसे अगर पार्टिकल ने शुरू किया अपने पहले एक्सट्रीम से, ठीक है, तो इसका मतलब उसका फेज ऑलरेडी पाई/2 था। ठीक है, इसको आगे समझते हैं हम लोग एक बार। देखो जैसे कि सिंपल सा, देखो फेज का डेफिनेशन लिख ही देता हूँ आज तक आप कंफ्यूज नहीं हो। ये होता है एट टी इक्वल टू जीरो, पार्टिकल, थोड़ा मैं बोल रहा हूँ, मैं बोलता हूँ, ठीक है, कुछ कुछ चीज़ आप लोग डायरेक्टली लिख लो, ठीक है, कॉपी में। पता नहीं क्यों लिखने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। मैं ट्राई कर रहा हूँ सारे इक्वेशंस लिखने, और जो थोड़ा सा थ्योरी वाला पार्ट है आप लोग लिखना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। देखो इनिशियल फेज के नीचे बस इतना लिख लो कि टी इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल कहाँ से शुरू कर रहा है, ठीक है। इसके बारे में मैं फेज बताता है, इनिशियल फेज बताता है फाई। ठीक है, या फिर बस इतना लिखोगे तब भी हो जाएगा कि टी इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल का जो पोजीशन था वही अपना इनिशियल फेज है। कैसे इसको निकालते हैं आगे हम लोग देख लेते हैं। ओके देन आगे बढ़ें। देखो अब एसएचएम का इजी वाला पार्ट आ रहा है, इसलिए टेंशन नहीं लो। अब इजी पार्ट आ रहा है, और देखोगे आप लोग, आपको ऑलमोस्ट मैं 10 to 15 क्वेश्चंस कराऊंगा। अगर अभी पॉसिबल नहीं हुआ इस सेशन में तो इवनिंग वाले में कर लेंगे, लेकिन आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, आप देखना आप खुद से करोगे, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन एक बार आप लोग कर लोगे ना। इसमें जो क्वेश्चंस आए पीवाईक्यूज तो बिल्कुल मतलब काइंड ऑफ बच्चे वाले हैं। ठीक है, तो देखो एम्पलीट्यूड का डेफिनेशन आप लोग जानते हो ना, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। ठीक है, क्लियर है। ओमेगा अपना हो जाता है एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, वो भी क्लियर है। तो चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बोलूं कि अपना जो पार्टिकल था टी इक्वल्स टू जीरो पे, ये एक्स इक्वल्स टू प्लस ए पे था, ठीक है, मैंने ऐसा बोला। तो आपको सिंपली क्या करना है ना, फेज जानना है। फेज जानना है तो क्या करोगे, इस इक्वेशन में ये वाला वैल्यू पुट कर दोगे, एक्स का वैल्यू मैं जैसे ही प्लस ए पुट करूंगा, ए इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ऐसा आएगा ना। अब देखो ए अपना कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये जो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, टी जो है, टी इक्वल टू जीरो मैंने दिया, तो टी भी तो अपना जीरो हो जाएगा ना, ये पूरा का पूरा टर्म जीरो हो जाएगा ओमेगा टी वाला। ठीक है, तो यहाँ से देखो अपना क्या मिल रहा है, 1 इक्वल्स टू साइन फाइव। तो फाइव कितना होगा, 90, हाँ सही है। ठीक है, अब अगर मैं इस इक्वेशन में पाई ऐड कर देता हूँ, इसी इक्वेशन में देखो x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2। अब ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, इसको थोड़ा सा हम लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, क्या होगा बताओ। कॉस बनेगा, थोड़ा सा भूल रहे हो आप कुछ। ट्रिग्नोमेट्री याद करो, वहाँ पे क्वाड्रेंट्स होती थी ना। करेक्ट, माइनस कॉस। अरे नहीं, साइन कैसे रहेगा भाई आप अलग ही आंसर दे रहे हो, साइन नहीं रहेगा, चेंज होगा कॉस में, जब पाई/2 ऐड करते हो उस केस में एंगल अपनी जो मतलब रेशियो चेंज हो जाती है। और अगर सेकंड क्वाड्रेंट है ना, अपना सेकंड क्वाड्रेंट है, तो वहाँ पे अपना निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अपना इक्वेशन जो आता है वो कुछ ऐसा भी आ जाता है, कई बार कॉस के टर्म में भी आपको दे देगा। ठीक है, तो ये सेम इक्वेशन है, बस केवल फेज जो है ना एडजस्ट हो जाता है इक्वेशन के हिसाब से। ठीक है, आप लोग लेकिन ट्राई करना हमेशा साइन वाला यूज करना। देखो साइन वाला यूज करने का फायदा आपको बता देता हूँ। देखो जब भी पार्टिकल टी इक्वल्स टू जीरो पे अगर मीन पोजीशन से शुरू करेगा ना, आपका फाई हमेशा ये जीरो आएगा, समझ रहे हो ना ये बात। पार्टिकल जब भी मीन पोजीशन से अपना मोशन शुरू करेगा ना, आप बहुत फायदे में रहोगे। हमेशा फाई जीरो हो जाएगा, ए साइन ओमेगा टी में डायरेक्टली आ जाएगा। ठीक है,
चलो देन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसमें नेक्स्ट देखते हैं। देखो, सबसे पहले हमने पोजीशन डिफाइन कर दिया, एक बार अब थोड़ा सा समराइज करते हैं। इससे अब आगे हम लोग वेलोसिटी में बढ़ेंगे। देखो यहाँ से चीज़ें अगर आप मतलब रिलेट करके चल रहे हो तो जल्दी जल्दी याद होते जाएंगी सारी। ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। ये अपना पोजीशन का इक्वेशन आया। पार्टिकल किस पोजीशन पे है किसी भी एक गिवन टाइम पे, देख रहे हो, ये पोजीशन है ये टाइम है, मतलब पोजीशन टाइम को रिलेट कर रहा है इक्वेशन। क्लियर है। अब यहाँ पे ओमेगा जो आता है ना, बिल्कुल सेम जो सर्कुलर मोशन में आता था वही है, कुछ भी चेंज नहीं होता है, 2 पाई अपॉन टी। ठीक है, तो ये ऑलरेडी आपको याद है, अलग से याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट देखो, अगर यहाँ पे वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, सिंपल तरीका, ऐसे ही करते हैं ना। अब देखो, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे जो कि ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, तो ये अपना हो जाएगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, ये अपने पार्टिकल का वेलोसिटी आ गया। ठीक है, अब यहाँ से कुछ चीज़ें आप लोग नोट करना, ठीक है, पता नहीं मैं लिख पाऊंगा कि नहीं। ये ए ओमेगा जो है ये अपना एम्पलीट्यूड ऑफ वेलोसिटी हो जाएगा, एम्पलीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, या फिर बोले तो मैक्सिमम वेलोसिटी, समझ रहे हो। क्योंकि देखो अंदर में कॉस है, कॉस का वैल्यू क्या हो सकता है, मैक्सिमम वन मिनिमम -1, यही होगा ना। तो अगर हम लोग ए ओमेगा के मैग्नीट्यूड मतलब इस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की बात करें, वो तो ए ओमेगा के इक्वल ही आएगी जब अपना कॉस मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा। क्लियर है। ठीक है, तो ये देखो ये जो इक्वेशन है ना, ये अपना वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है। ठीक है, और यहाँ से वी मैक्स आपको मैंने ये वाला बता दिया, ये वी मैक्स है। मैक्सिमम वेलोसिटी कभी भी पूछे सिंपली ए ओमेगा आपको आंसर करना है। नेक्स्ट देखो, अब हम देखते हैं वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट के फंक्शन में कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए सिंपल है। देखो अपना यहाँ पे एक्स दिख रहा है ना, और यहाँ पे वी दिख रहा है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करते हैं। देखो क्या आता है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, आई थिंक यही आएगा। नहीं छोड़ो इसको, खाली साइन वाले टर्म को करते हैं, ठीक है, बाद में हम लोग इसको एडजस्ट कर लेंगे। देखो सिंपल हम क्या करते हैं ना, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, ये कितना हो जाएगा, 1 होगा ना, इसको ऐड करेंगे तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अब देखो अगर ये अपना 1 हो गया तो ये जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ से ये अपना अगर मैं एक्स का स्क्वायर कर दूं, देखो एक्स का स्क्वायर करके ए से डिवाइड कर दूं, मतलब ए स्क्वायर से, आप देखना ध्यान से, एक्स का स्क्वायर इसको लिखते हैं, तो चाहे चलो लिख ही देता हूँ। ठीक है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। ठीक है, प्लस नेक्स्ट देखो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, इसमें दोनों मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, ये आप लोग लिख लेना, ये ओमेगा है, ठीक है, ओमेगा टी प्लस फाइव डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अभी भी सही है ना, इक्वेशन बैलेंस्ड है, मैंने जिससे मल्टीप्लाई किया उसी से डिवाइड किया है। ठीक है, तो देखो ये जो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव है, ये देखो ये अपना एक्स स्क्वायर है ना, इसी का तो स्क्वायर है अपना लिखा हुआ, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, जहां पे डाउट है बोलना। ये देखो ये वाला जो टर्म मैंने लिखा है तो अपना वेलोसिटी का स्क्वायर है, वी का स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू 1। यहां तक क्लियर है। अब देखो
नीचे से ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉमन लेते हैं, तो देखो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर नहीं है, तो ओमेगा स्क्वायर से पहले मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो अपना देखो क्या बन जाएगा इक्वेशन, ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया यहाँ भी। अब यहाँ से अगर मैं लिखूँ वी स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ से v अपना आ जाएगा ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये वाला फॉर्मूला आपको याद करना है, ठीक है। वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये रिजल्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब भी आपको कोई एक सर्टेन पोजीशन दे देगा, मान लो बोल देगा कि पार्टिकल इतना मीटर मीन पोजीशन से इतना मीटर डिस्टेंस पे है, ठीक है, और आपको मान लो एम्पलीट्यूड दे दिया, तो आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है कि उसका वेलोसिटी क्या होगा, या फिर टाइम पीरियड दे के भी कई बार आपसे ओमेगा निकलवा लेगा और फिर पोजीशन दे देगा, ठीक है। क्वेश्चंस इसके आगे हम लोग देखने वाले हैं, तो अभी के लिए बस जरूरी ये है कि ये वाला फॉर्मूला आप लोग बिल्कुल याद कर लेना, ठीक है। यहाँ पे भी जो बीच के पार्ट्स है ना, ये जो हम लोग प्रूफ वगैरह कर रहे हैं इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, लेकिन अगर गलती से कभी भी आप रिजल्ट कुछ भूलो तो थोड़ा सा विजुअलाइज हो, इसके लिए मैंने सारे प्रूफ्स कर दिए हैं। एक और हमारा वेलोसिटी वाला ये वाला इक्वेशन, चलो ये तो खैर आप लोग मार्क कर लेना। ये जो इक्वेशन है ना, ये वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, और नीचे वाला जो इक्वेशन है वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ डिस्टेंस है। तो जैसा ही क्वेश्चन में जरूरत लगेगा, आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, वहां पे आप लोग खुद जज कर पाओगे कि कौन सा फॉर्मूला आपका लगेगा, ठीक है। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसके ग्राफ्स देखते हैं, ठीक है। देखो, अगर मैं वेलोसिटी वर्सेज टाइम की बात करूं, सबसे पहले वे चलो वी एक्स सामने वी एक्स ग्राफ की बात करते हैं, ठीक है। वी वर्सेज एक्स ग्राफ, इक्वेशन लिखता हूं, आप बताना कैसा लग रहा है, ठीक है। देखो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब आप लोग मैथ से बताओ ये किस शेप का इक्वेशन है, मतलब किस फिगर का। सर्कल फैमिली से बिलोंग करता है, करेक्ट, एलिप्स का इक्वेशन है। तो इसका जो आपका ग्राफ आता है ना, एलिप्टिकल आता है, ठीक है, ऐसा कुछ ग्राफ आता है। हाँ सही है, एलिप्स, ठीक है। ये मान लो अपना वेलोसिटी हो जाता है, ये अपना डिस्प्लेसमेंट एक्सिस हो जाता है, ठीक है। और ये पॉइंट जो होती हैं, ये प्लस ए होता है, ये माइनस ए हो जाएगा, ये आपका मिनिमम वेलोसिटी यानी माइनस ए ओमेगा, ठीक है। और वैसे ही ये प्लस ए ओमेगा, क्लियर है। इसको आप मैथ से प्रूव कर सकते हो, ऐसा डायरेक्टली आपसे इक्वेशन पूछ सकता है वी वर्सेज एक्स का जो ग्राफ आता है एसएचएम में किस शेप का होता है, तो ध्यान रखना एलिप्टिकल होता है, एलिप्स का शेप होता है, क्लियर है ये वाला पार्ट। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं वी वर्सेज टी, वीटी ग्राफ, ठीक है। अब देखो, वीटी हमारा इक्वेशन जो आता था वी इक्वल्स टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। यहाँ थोड़ी देर के लिए मान ले रहे हैं फाइव अपना जीरो है, फेज एंगल को मैंने जीरो मान लिया है, ठीक है। ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, सिंपल। देखो फाइव से कुछ चेंज नहीं आएगा, बस इक्वेशन जो है ना अपना वो शिफ्ट हो जाएगा, उसका जो इक्वेशन का अपना एक पार्ट है बेसिकली थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाएगा। अब ये आपको देख के लग रहा होगा ना ये कैसा ग्राफ आएगा, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। स्टार्ट कहाँ से होगा, ओरिजिन से या फिर कहीं और से। कॉस का ग्राफ याद नहीं आ रहा आप लोग को। कॉस जीरो पे मैक्सिमम होता है, ये अपना ए ओमेगा के इक्वल आएगा। आप लोग मार्क कर लो, मैं बोल रहा हूँ आप लोग ग्राफ पे मार्क करते जाओ, ठीक है। नहीं आयुषी, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा ना, कॉस अपना जीरो पे मैक्सिमम होता है ना।
जब एंगल जीरो होगा कॉस मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम वैल्यू वेलोसिटी का अपना, इसीलिए देखो, ओ आई थिंक थोड़ा सा चीज देखो, जब मीन पोजीशन पे आएगा ना, जब बॉडी मीन पोजीशन पे रहता है, इसीलिए यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, ठीक है, क्योंकि अपना कॉस का फंक्शन आ जाता है। एक्स इक्वल्स टू जीरो मीन पोजीशन, मतलब एक्स इक्वल टू जीरो, यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम, ठीक है। और जब एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा ना, वहाँ पे एक्स अपना प्लस से हो जाएगा, एक्स मैक्सिमम हो जाएगा, वेलोसिटी मिनिमम हो जाएगी। मैं मिनिमम नहीं, सॉरी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि मिनिमम तो आपकी नीचे में आएगी। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है, कॉस का ग्राफ जाएगा, ठीक है। और नीचे में यहाँ पे जो आएगा ना ये पॉइंट, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, आप लोग मार्क करते जाना, ये माइनस ए ओमेगा होगा, ठीक है, नीचे वाला माइनस ए ओमेगा, ऊपर वाला प्लस ए ओमेगा। और आप लोग मुझे एक चीज बताओ, ये जो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, ये पॉइंट्स कौन कौन से होंगे? ये जो पॉइंट्स मैंने मार्क किए हैं, बताओ आप लोग। ये तो जीरो होगा जहां से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, T/4 का इंटरवल होगा, सब लोग एग्री कर रहे हो ना? बिल्कुल सही। T/4 के इंटरवल पे आप लोग यहाँ पे ऐड कर लो, ठीक है। ये जो ग्राफ है इसमें T/4 के इंटरवल पे सारा ऐड कर लो, जो जो पॉइंट्स मैंने मार्क किए हैं आपको दिख रहे होंगे, सारे T/4 ऐड करते जाओ। चलो देन, आगे बढ़ते हैं। देखो, अभी तक वेलोसिटी हम लोग समझ लिए, अब थोड़ा सा एक्सेलरेशन समझते हैं। एक्सेलरेशन देखो इजी है कंपैरेटिवली। वेलोसिटी हमने निकाला था ना, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे ना एक्सेलरेशन के लिए, डी वी अपॉन डी टी, ए ओमेगा स्क्वायर, बाहर में माइनस आ जाएगा क्योंकि कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन, ठीक है, ओमेगा टी प्लस फाइव, सही लिखा ना? अब एक चीज आप ध्यान देना, अगर मैं माइनस ओमेगा स्क्वायर बाहर कर लूँ, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये मैंने क्या लिखा हुआ है, आप लोग कुछ रिलेट कर पा रहे हो? ये क्या है? एक्स है, बिल्कुल सही। इसीलिए एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन को याद करना सिंपल है ना? चलो ठीक है, अब यहाँ पे क्लियर है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो कि आपको बताता हूँ। अब मुझे बताओ एक्सेलरेशन वर्सेस एक्स का ग्राफ कैसा आएगा? देखो मैं अगर यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, इक्वेशन आपके सामने है, ग्राफ क्या लग रहा है कैसा होगा? पैराबोला, हाइपरबोला? अरे नहीं, मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब ये थोड़ी मैं सही बोल रहा हूँ, आप सोचो ना खुद से। मैं ए वर्सेज एक्स बोल रहा हूँ। अरे आप लोग लीनियर रिलेशन में पैराबोला क्यों बना रहे हो भाई? मैं मजाक कर रहा था, पैराबोला नहीं होगा। लीनियर रिलेशन है ना, देखो ना, ओमेगा स्क्वायर ये तो अपना कांस्टेंट है ना, ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ए वर्सेज एक्स। समझ रहे हो जो बोल रहा हूँ मैं? देखो मैं आपसे बोल रहा हूँ ना, एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाना है, तो देखो आप सिंपल कभी भी ग्राफ ड्रॉ करो ना, आप ध्यान रखो अपने उन क्वांटिटीज पे जिनमें आप कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोग एक्सेलरेशन वर्सेस एक्स की बात कर रहे हैं, देखो दोनों पावर वन में रिलेटेड है, डायरेक्टली रिलेटेड है, तो ये अपना लीनियर रिलेशन है, तो इसका ग्राफ कभी भी स्ट्रेट लाइन आएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है जो मैंने आपसे पूछा था, मैंने ये पूछा था कि ग्राफ कैसा होगा। यहाँ पे स्लोप आप लोग समझ रहे हो, ग्राफ का स्लोप कैसा होगा? ग्राफ किस क्वाड्रेंट में जाएगा, मेरे पूछने का मतलब ये था आपसे। निगेटिव स्लोप है, क्वाड्रेंट कौन सा होगा? सेकंड एंड फोर्थ, ठीक है, दोनों क्वाड्रेंट होगा। सेकंड से शुरू करेंगे, फोर्थ तक जाएंगे, पासिंग थ्रू ओरिजिन। देखो यहाँ पे इंटरसेप्ट जीरो है,
देख रहे हो ना, इंटरसेप्ट 0 है, इस वजह से ऑरिजिन से क्रॉस करेगा। क्लियर रहना बिल्कुल इसमें, ठीक है। ये कुछ ऐसा अपना ग्राफ जाएगा, ठीक है। लिख ही दे रहा हूँ भाई। यहाँ पे अपना इंटरसेप्ट जो है ग्राफ का 0 है, और अपना स्लोप जो है -ω², ठीक है। चलो, नेक्स्ट अगर बात करें ए वर्सेज टी का ग्राफ, वो कैसा होगा? एक्सेलरेशन वर्सेज टाइम का ग्राफ, ये वाला तो आप लोग इजीली बता दोगे। देखो, इक्वेशन हमें देखना है, वापस से अपना ω²a, ये पूरा पार्ट कांस्टेंट हो जाएगा ना, अपना डायरेक्टली डिपेंड करेगा एक्सेलरेशन साइन ω t + 5 पे, है ना। समझ रहे हो जो बोल रहा हूँ? देखो, अपना ω² कांस्टेंट हो जाएगा जो भी बाहर में है, ठीक है। अपना एक्सेलरेशन डिपेंड करेगा टी पे, कैसे? साइन के फंक्शन के फॉर्म में। क्लियर है ना? हाँ, साइन वाला ग्राफ बनेगा, यही मैं भी बोल रहा हूँ। साइन का ग्राफ बनेगा क्योंकि साइन से डायरेक्टली रिलेट कर रहा है, ठीक है। और देखो, ये अपना अगर मैं यहाँ पे बोलूँ इनिशियली, मतलब मान लो 5 मैंने 0 ले लिया, तो ग्राफ कहाँ से शुरू करेंगे हम? ये देखो, 5 को मैंने 0 ले लिया, ग्राफ 4 से, 4 नहीं, मतलब नहीं समझे। अच्छा, फोर्थ क्वाड्रेंट बोल रहे हो? हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हो, फोर्थ क्वाड्रेंट से शुरू करेंगे, क्योंकि अपना माइनस आगे में है, ठीक है। ये वाला माइनस भूलना नहीं है, इसलिए मैं पूछ रहा था। बिल्कुल सही बताया कोमल आपने। अपना ग्राफ जो शुरू होगा ना, साइन शुरू 0 से होगा, लेकिन स्टार्टिंग में अपना नीचे से ग्राफ जाएगा, ठीक है। जैसे साइन का ग्राफ ऊपर से हम लोग ले जाते हैं ना, ऊपर से नहीं जाके इस बार ऐसे शुरू होगा, ठीक है। आई होप क्लियर होगा, सब लोग समझ रहे हो ना। यहाँ पे आगे में माइनस जो साइन था ना, इसको एडजस्ट करने के लिए मैंने साइन का जो भी ग्राफ आया उसका मिरर इमेज ले लिया, एक्स एक्सिस के अबाउट। आई थिंक मैथ्स में यही बताते हैं ना, मिरर इमेज ले लो जब भी माइनस से मल्टीप्लाई करना है ग्राफ को। चलो, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है ग्राफ से, पता है कैसे? देखो, जैसे मैंने बोल दिया, इस ग्राफ का मैंने थीटा दे दिया, ठीक है। थीटा इक्वल टू 45 डिग्री दे दिया, और आपसे टाइम पीरियड पूछ लिया। निकाल सकते हो इस ग्राफ की हेल्प से, ये वाला। ए वर्सेज एक्स का ग्राफ है, उसमें मैंने आपको थीटा जो है उस ग्राफ का, वो मैंने एंगल दे दिया आपका 45 डिग्री। अब आपको टाइम पीरियड बताना है। अरे सॉरी, आपको अच्छे से ग्राफ के साथ दे देता हूँ। देखो, ये अपना मान लो ग्राफ है, ठीक है, कुछ ऐसा। ये वाला एंगल मैंने 45 डिग्री आपको दे दिया, ठीक है। अब मुझे बताओ टाइम पीरियड क्या होगा इसका। आप लोग बस बताओ कैसे सोच रहे हो इसको करने। डेटा इंसफिशियंट लग रहा है क्या इसमें? अच्छा, क्वेश्चन समझ नहीं आया। देखो, मैं बोल रहा हूँ कि ये मैंने ए वर्सेज एक्स का आपको ग्राफ दिया, ठीक है। एक्सेलरेशन वर्सेज डिस्प्लेसमेंट का मैंने आपको ग्राफ दे दिया, ठीक है। और मैंने एक्स एक्सिस के साथ एंगल दे दिया, ये जो ग्राफ एंगल बना रहा है 45 डिग्री बना रहा है, ठीक है। अब मैंने आपसे पूछा इसका टाइम पीरियड बताओ, ये क्वेश्चन है। आपको डेटा इंसफिशियंट लग रहा है क्या, या फिर क्वेश्चन मतलब समझने में दिक्कत आ रही है कि शुरू कहाँ से करें? अच्छा, कर रहे हो, हाँ, बढ़िया। देखो, बेसिक वाले पार्ट से जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है, हर जगह पे मैंने
वहाँ पे कवर कर दिया है। वन सेकेंड। 1 सेकंड आ गया। नहीं, थोड़ा सा कहीं पे मिस्टेक हो गया। प्रोसेस बताओ एक बार कैसे किया। टेन थीटा निकाला। 10 बाय। -45 डिग्री इक्वल्स टू -ओमेगा स्क्वायर, यही किया ना। अब यहाँ से 1 इक्वल्स टू अपना ओमेगा स्क्वायर आया होगा, यही आया ना। हाँ। आपने ये नहीं किया, 2 पाई अपॉन टी का स्क्वायर होगा ना ये। हाँ, ये 2 पाई का स्क्वायर नहीं लिया। अच्छा, इसीलिए यहाँ से टी इक्वल्स टू 2 पाई डायरेक्टली भी आ जा रहा है, क्योंकि 1 का अंडर रूट तो अपना 1 ही आएगा ना। हाँ, तो वो 1/t² इक्वल्स टू 1 आया तो t1 से कर दिया। अच्छा, मतलब आपने स्क्वायर नहीं किया इसको डायरेक्ट, मतलब ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ही आपने मुझे बता दिया, ओमेगा मतलब बता दिया। नहीं, ओमेगा 2 पाई/t होता है, तो हाँ। हमने उसको ओमेगा को 2 पाई, हमने सोचा कि 2 पाई शायद कांस्टेंट होगा ना, तो इसलिए वो नहीं लिया हमने, वो शायद यूज में नहीं आएगा इस क्वेश्चन में। अरे रे रे, नहीं नहीं, यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करना था ना। देखो, कोई भी कांस्टेंट तब आप मतलब छोड़ते हो ना जब आपको कंपैरिजन करना होता है। जब भी वैल्यू कैलकुलेट करना हो ना, कांस्टेंट को कभी भी इग्नोर नहीं करते हैं, ठीक है। कहीं भी कंपैरिजन की बात हो वहाँ पे आप कांस्टेंट को इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि दोनों क्वांटिटीज़ में आएंगी तो अपना कैंसिल हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट जब भी वैल्यू कैलकुलेट करना हो, कभी भी कांस्टेंट को बाहर नहीं छोड़ते हैं, मतलब ऐसे नहीं छोड़ते हैं। तो यहाँ से अपना आंसर t = 2 पाई आएगा। सब समझ रहे हो ये वाला। ये मतलब इजी क्वेश्चन है, पता नहीं ऐसा पूछेगा कि नहीं, लेकिन क्वेश्चन का पॉसिबिलिटी था, इसलिए सोचा एक क्वेश्चन आपको करा देता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। चलो अब एनर्जी वाला पार्ट पढ़ लेते हैं, ठीक है। आई थिंक मुझे लग रहा है ना हम लोग थ्योरी सारा कंप्लीट कर लेंगे, बस अपना जो पेंडुलम वगैरह है ना, स्प्रिंग ब्लॉक पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम, कंपाउंड पेंडुलम और डैम्प्ड ऑसिलेशन वगैरह थोड़ा बहुत, वो सारा पार्ट बचेगा, जो कि शाम को आई थिंक हाफ एन आवर में ख़त्म हो जाएगा। फिर अराउंड 10 to 15 क्वेश्चन ट्राई करेंगे हम लोग करने, ठीक है, जिससे आपके सारे जो भी डाउट्स हैं उन क्वेश्चन से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आ जाओ, अब एनर्जी पर्सपेक्टिव देखते हैं एसएचएम का, ठीक है। अजीब अजीब इक्वेशंस आएंगे, लेकिन सारा रिलेटेबल है, ठीक है, पूरा चैप्टर रिलेटेबल काइंड ऑफ है। तो आप लोग सिंपली एक दो बार प्रैक्टिस करोगे, सारा ध्यान में आ जाएगा, ठीक है। देखो, सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी ये अपना होता है 12 m v², ये आपको पता है ना। अब देखो 1/2 m। अब v को हम लोग क्या लिख सकते हैं, v² हमने ऊपर में लिखा था, ऐसा कुछ देखा था आपने, a² ω² cos² ω t + 5, ऐसा कुछ याद आ रहा है, ठीक है। ये अपना टी के रिस्पेक्ट में हो गया, काइनेटिक एनर्जी विद टाइम, मतलब टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग एक चेंज कर सकते हैं। आप लोग देखो एक चीज़ यहाँ पे जो cos² ω t + 5 है, इसके जगह पे अगर हम लोग इसको 1 - sin² करके लिख देते हैं, तो देखो ke = ½ m a²ω², 1 - sin² ω t + 5, ऐसा लिख सकते हैं ना।
सही है, जहाँ भी डाउट आएगा बोलना, ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते चलते हैं। तो देखो यहाँ से अपना काइनेटिक एनर्जी जो होगी हाफ एम, देखो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये अपना पूरा का पूरा आ गया। अब नेक्स्ट अपना देखो माइनस ये जो साइन वाला टर्म है इसके साथ जब पूरा इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो एक काम करता हूँ, ए को अंदर लेके चलते हैं, ठीक है। देखो ए यहाँ से हटा देते हैं, ए को अंदर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। देखो ए स्क्वायर को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो अपना ए स्क्वायर बन जाएगा माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। कुछ कुछ जाना पहचाना लग रहा है, ये इक्वेशन क्या है, ये वाला क्या है, एक्स। करेक्ट, एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये दो इक्वेशंस आती हैं, एक अपना काइनेटिक एनर्जी वर्सेस एक्स, एक काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम। क्लियर है। आप लोग कोई एक याद कर लेना, दोनों याद करने की जरूरत नहीं है, दूसरा अपने आप कर लोगे। नेक्स्ट देखो, अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी अपना हाफ के एक्स स्क्वायर के इक्वल आता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स का वैल्यू डायरेक्टली हम लोग पुट कर सकते हैं, तो अपना ऐसे भी हो जाएगा हाफ, देखो एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5, ऐसा कुछ आएगा। या फिर यही अपना आ जाता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये अपना पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन आता है। अगर स्प्रिंग वाला सिस्टम रहेगा तो हम लोग के टर्म में डायरेक्टली ले सकते हैं, अगर अपने पास मास वगैरह के टर्म में दिया हुआ मास ओमेगा सब दिया हुआ है तो इससे ले सकते हैं, ठीक है। बाकी के को भी ओमेगा से हम लोग रिलेट कर सकते हैं, वो हम लोग आगे देखेंगे जब पेंडुलम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं, इनमें सिमिलरिटी क्या है ये नोटिस करना। देखो यहाँ पे जो है ना ये वाला देखना, ये हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, जो क्वांटिटी इसमें से माइनस कर रहा है ना वही क्वांटिटी ये वाली है, नोटिस कर रहे हो। यहाँ पे जो सब्ट्रैक्शन में जितनी क्वांटिटी लिखी हुई है ना एनर्जी की, बस यही वाला टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है सेम। तो यहाँ से हमें एक इंपॉर्टेंट चीज मिलती है, जो टोटल एनर्जी होता है ना एसएचएम में वो कांस्टेंट होता है, और वो कितना होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। फिर से यहाँ पे वापस आ रहा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। चलो आपको के वाला भी बता ही देता हूँ, ठीक है, बाद में एक बार आएगा तो अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन देखो यहाँ पे ये जो के देख रहे हो आप, के की जगह पे एम ओमेगा सब रिप्लेस हो गया, कैसे हुआ एक बार शॉर्ट में समझाता हूँ, ठीक है। देखो ओमेगा स्क्वायर जो होता है ना के अपॉन एम होता है, ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट के अपॉन एम, आप लोग पढ़े हो गए, पढ़े हो ना, 1/2 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के जो टाइम पीरियड पढ़ते थे, तो उसी का रेसिप्रोकल लेके मैंने ओमेगा लिखा है, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू के अपॉन एम, तो यहाँ से के आएगा एम ओमेगा स्क्वायर, वही सेम के मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है, ठीक है। अभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसको बॉक्स में कर देता हूँ, ठीक है, डाउट लगे तो देखना, अदरवाइज मतलब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। मेनली जो इंपॉर्टेंट है, अपना पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। और देखो कई बार आपको जब क्वेश्चन देगा ना वहाँ पे इजी रहेगा, इतना डिफिकल्ट नहीं रहेगा। एम ओमेगा वगैरह जो आप यहाँ पे देख रहे हो ढेर सारा टर्म, वहाँ पे क्या होगा ना डायरेक्टली आपको मास दे देगा, वेलोसिटी दे देगा। अगर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम दिया तो आपको मास एंड वेलोसिटी डायरेक्टली दे देगा, तो आप काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लोगे सिंपली, और आपको एम्पलीट्यूड ऑलरेडी पता रहेगा, स्प्रिंग कांस्टेंट पता रहेगा, उससे आप डायरेक्टली टोटल एनर्जी पता कर लोगे, ठीक है। देखो इसको हम लोग रिलेट कैसे करेंगे ना, चलो आगे उसको करते हैं। जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाता है, ठीक है। तो मैक्सिमम वाला पार्ट करते हैं ना तब आप समझोगे। देखो ग्राफ से वो पार्ट हम लोग कर लेते हैं। देखो ये अपना ग्राफ मैंने लिया, इसमें हम लोग ड्रॉ करना है हमें एनर्जी, ठीक है। दो बाउंड्री बना लेते हैं। देखो ये बाउंड्री हो गई। अब सबसे पहला बात, यहाँ पे आप लोग एक चीज नोटिस करो, काइनेटिक एनर्जी कहाँ गया हमारा, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं ना, ये देखो ये एनर्जी, इसको ले लो, ये अपना एनर्जी, ठीक है।
और इस एक्सिस पे अपना डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अभी डिस्प्लेसमेंट वाला हम लोग बना रहे हैं। अब सिंपल सा सबसे पहले देखो, काइनेटिक एनर्जी की अगर हम लोग बात करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी कैसे वेरी कर रहा है डिस्प्लेसमेंट के साथ, किस वाले इक्वेशन में, लास्ट वाले में, यहाँ पे है देखो, ये देखो, काइनेटिक एनर्जी एक्स पे कैसे वेरी कर रहा है, पैराबोलिक आएगा, देख रहे हो ना, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, -x²। क्लियर है ना, पैराबोला होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अपना स्क्वायर का टर्म पे डिपेंड कर रहा है। इस रीजन से यहाँ पे जो ग्राफ आएगा अपना काइनेटिक एनर्जी का, वो पैराबोलिक आएगा, और पैराबोलिक आगे साइन माइनस है, मतलब पैराबोला ऊपर की तरफ ओपन होगा। ये भी आप लोग समझते हो ना, यहाँ पे अपना -x², इस वजह से पैराबोला ऐसा कुछ आएगा, यू शेप वाला। ठीक है, तो ये अपना सबसे पहला काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। देखो, काइनेटिक एनर्जी कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, पोटेंशियल एनर्जी वाला ये वाला ग्राफ जो है, ये भी अपना पैराबोला आएगा, लेकिन इस बार पैराबोला ऐसा आएगा, ओपन डाउनवर्ड। ठीक है, क्योंकि अपना यहाँ पे एक्स वाला टर्म पॉजिटिव हो रहा है। ठीक है, तो सेम ग्राफ में हम लोग इसको भी ड्रॉ कर सकते हैं। देखो, ये पैराबोला जैसा बना नहीं, आप लोग समझ लेना। ठीक है, ये पैराबोला ही है दोनों। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं टोटल एनर्जी का ग्राफ ड्रॉ करूँ, वो कैसा आएगा, वो आप लोग बताओ। चलो नाम लिख देता हूँ, तब तक आप लोग सोचो। अरे मैंने उल्टा लिख दिया। अपना टोटल एनर्जी कांस्टेंट हो जाएगा, सही है। एक मिनट रुक जाओ, -x, अरे मैंने उल्टा पैरा बोला, दोनों आपको बता दिया, आपने बोला भी नहीं। काइनेटिक एनर्जी का अपना उल्टा होगा, निगेटिव है ना, -x² का प्रोपोर्शनल है, मतलब ये काला वाला अपना काइनेटिक एनर्जी का होगा, और ये ग्रीन वाला अपना होगा पोटेंशियल एनर्जी का। आई थिंक अभी सही है। तभी तो देखो, ये अपना x = 0 होगा ना, जीरो पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होनी चाहिए कि नहीं, यहाँ से भी हम लोग रिलेट कर सकते हैं ना। जीरो पे जो भी अपनी काइनेटिक एनर्जी होगी वो मैक्सिमम होगी, क्योंकि अपना वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, याद आ रहा है। तो इस रीजन से अपना ये वाला ग्राफ जो होगा, ये अपना काइनेटिक एनर्जी का होगा, ब्लैक वाला। सेम मीन पोजीशन पे अगर बात करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, इस रीजन से पोटेंशियल एनर्जी 0 पे रहनी चाहिए, तो उस हिसाब से भी देख सकते हैं। बाकी -x² वाला टर्म है, इसलिए ग्राफ जो होगा पैराबोला ओपन डाउनवर्ड होगा, वो मैंने उल्टा बोल दिया था आपको। चलो तो देखो, टोटल एनर्जी अपना कांस्टेंट है, विद टाइम कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, इसीलिए ये जो कांस्टेंट लाइन है, ये ग्राफ हो जाएगा अपना टोटल एनर्जी का। तो एक ही लाइन में हम लोग सारा ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है ना, वो अपना ये वाला ग्राफ है, के वर्सेस टाइम के साथ। देखो ये वाला टर्म जो है ना, यहाँ पे टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है, देख रहे हो, यहाँ पे कॉस के स्क्वायर के टर्म में वेरी कर रहा है, जैसे काइनेटिक एनर्जी जो है कॉस के स्क्वायर के साथ वेरी करेगा। ठीक है, और कॉस का स्क्वायर अगर हो रहा है, तो यहाँ पे डिफरेंस ये आएगा ना, जो भी अपनी निगेटिव वैल्यू जाती है कॉस की, वो सारी की सारी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती हैं। ये आप लोग पढ़े होगे, जैसे ऐसा वाला देखना। अगर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, इसी पे मैं तीनों एनर्जीज दिखा देता हूँ। ठीक है, देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी। तीनों टाइम एक्सिस है हमारी, ये अपना बोल लें पोटेंशियल एनर्जी, ये अपना टोटल एनर्जी। ठीक है, सबसे पहले टोटल एनर्जी की बात करते हैं। टोटल एनर्जी का कुछ ऐसा कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। ठीक है, ये वाला क्लियर है। नेक्स्ट देखो, अगर हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए अपना कॉस के स्क्वायर का टर्म है, तो कॉस थीटा जहां शुरू होता है, वो तो मैक्सिमम वैल्यू से अपने शुरू होता है ना, ऊपर से। ठीक है, उसके बाद ये कुछ नीचे आएगा ऐसे, नीचे आके वापस से जो यहाँ पार्ट ऐसे जाना था, वो नीचे नहीं जाके अब ऐसे ऐसे काइंड ऑफ ऐसे ऐसे बनेगा।
ऐसे ही होगा ना, थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन लग रहा है, ठीक है। और ये इंटरवल्स फिर से T/4 की होंगी। अब नेक्स्ट देखो, अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन अपना साइन के टर्म्स में आता था। देखो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव के टर्म में। तो इस बार जो ग्राफ होगा अपना पोटेंशियल एनर्जी का, वो स्टार्ट अपना जीरो से होगा, ठीक है। ऐसे कुछ होगा, फिर वापस यहाँ जाएगा, जहाँ निगेटिव जाना था वहाँ निगेटिव नहीं जाके ऊपर चला जाएगा। देखो आपको यहाँ से ध्यान क्या रखना है वो बता दे रहा हूँ, आपको शेप ध्यान रखना है, ठीक है। पैराबोला होगा, बस ये ध्यान रखना है। मिनिमम मैक्सिमम सब आप डायरेक्टली वेलोसिटी से निकाल लोगे। अगर आपको मीन पोजीशन वाला कॉन्सेप्ट याद है तो आपको याद होगा मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम, वेलोसिटी अगर मैक्सिमम होती है तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। और जिस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी वहाँ पे अपना जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो हो जाएगी। तो सारा चीज़ रिलेट करके आप कैलकुलेट कर लोगे, लेकिन ग्राफ का शेप याद रखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि डायरेक्टली अगर आपसे काइनेटिक एनर्जी वर्सेज एक्स या काइनेटिक एनर्जी वर्सेज टाइम, इसका ग्राफ अगर पूछ देता है तो आपको शेप पता होना चाहिए कि पैराबोलिक ग्राफ होता है, ठीक है। देन चलो कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ जो एनर्जी वाले पार्ट में हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करती हैं। देखो यहाँ पे सबसे खास बात होता है टोटल एनर्जी, जिसको हम लोग हाफ के ए स्क्वायर लिख रहे थे, यही अपनी होती है हाफ यही अपनी हाफ एम वी मैक्स के स्क्वायर के इक्वल होती है, ठीक है। और ये एनर्जी जो होती है किसी भी एक सर्टेन टाइम पे हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल होती है, ठीक है। ये स्टेटमेंट जो है, ये मतलब जो इक्वेशन आपको दिख रहा है बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ठीक है। कई बार आपको मैक्सिमम इलोंगेशन देके आपसे वेलोसिटी पूछ लेगा, मैक्सिमम वेलोसिटी मतलब पूछ लेगा मेन पोजीशन पे। और आपको एक चीज दिख रहा होगा, देखो अगर आपको ए भी दे दिया, एम्पलीट्यूड दे दिया और मैक्सिमम वेलोसिटी भी दे दिया, तो आप यहाँ से ओमेगा भी निकाल सकते हो एम और के रिलेशन से, है ना। चलो कोई नहीं, क्वेश्चंस करेंगे इसके तब आप इसको समझोगे। लेकिन ये इक्वेशन बहुत हेल्प करता है एसएचएम में, इसलिए मैंने इसको अलग से लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। आओ अब कुछ चीज़ों को समराइज करते हैं, ठीक है, जो हमने ऑलरेडी कर लिया। देखो अब इससे पूरा जितना हमने पढ़ा सारा एक साथ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अपने पास मान लो ये एक सिस्टम है, ठीक है। एक पार्टिकल है अपने पास जिसको हमने रखा इनिशियली मीन पोजीशन पे। तो सबसे पहले अब आप लोग मुझे साथ साथ बताना, ठीक है। साथ साथ ट्राई करना, इसमें आप लोग रिस्पॉन्स करो क्योंकि आप सब जानते हो। अब मुझे बताओ, ये जो पार्टिकल है इसका तीन पोजीशन मैंने दे दिया, ठीक है। एक इधर का एक्सट्रीम प्लस ए लिख दिया, इधर का एक्सट्रीम मैंने माइनस ए लिख दिया, ठीक है। अब मुझे बताओ अगर मीन पोजीशन पे आपसे पूछता हूँ, सबसे पहले वेलोसिटी क्या होगी मीन पोजीशन पे। हाँ मैक्सिमम तो होगी, मैग्नीट्यूड बताओ ना। आपको रिवाइज करवा रहा हूँ जो भी पढ़ाया, वी मैक्स का मैग्नीट्यूड बताओ। ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए पर माइनस एक्स। अरे नहीं आयुषी, ए मैक्स अपना ए ओमेगा डायरेक्टली होगा ना, वी मैक्स मतलब सॉरी। आप जनरल वेलोसिटी ओके। बता दिए, हाँ आप हाँ हाँ, सिंपल सा। ये वाला क्लियर है ना, वी मैक्स अपना ए ओमेगा होगा, ठीक है। अब बताओ मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन क्या होगी। करेक्ट। अगर ये स्टोरिंग फोर्स पूछूं मीन पोजीशन पे, वो क्या आप बताओगे। जब पार्टिकल मीन पोजीशन पे है उस पर क्या रिस्टोरिंग फोर्स लग रही होगी। जीरो। करेक्ट, जीरो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट देखो, अगर इसके एक्सट्रीम पोजीशन पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी सबसे पहले।
एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो। जीरो। ओके करेक्ट। एक्सेलरेशन बताओ, एक्सेलरेशन विद डायरेक्शन बताना। माइनस ओमेगा स्क्वायर। करेक्ट, माइनस ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है। अब आओ इस पॉइंट पे, ठीक है। यहाँ पे वापस से वेलोसिटी तो अपनी जीरो हो जाएगी, आपने ऑलरेडी बता दिया। यहाँ पे एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा? ओमेगा स्क्वायर होगा। ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है। इतना तक क्लियर है। एक्सट्रीम पोजीशन पे इतना पॉइंट्स हमने क्लियर कर लिया है। अब देखो कुछ चीज़ें और लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे एक्सट्रीम पोजीशन पे अपना काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? मिनिमम मतलब जीरो हो जाएगा ना, ठीक है, दोनों एंड पे। अब नेक्स्ट अपना पोटेंशियल एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम या फिर हाफ के स्क्वायर बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग मैक्सिमम लिख ले रहे हैं। ऐसे अगर मीन पोजीशन पे बात करेंगे तो मीन पोजीशन पे अपनी काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो मैक्सिमम हो जाएगी, यानी हाफ वी मैक्स का स्क्वायर, ठीक है, इंटू एम, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी जो होगी अपनी वो जीरो हो जाएगी, ठीक है। ये सारा चीज़ क्लियर है आप सभी को ना? ठीक है। नेक्स्ट, ऑसिलेशन का कंडीशन मैंने आपको क्या बताया था वो बताओ। एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और एन अपना 135 ऑड नंबर होगा, ठीक है, ये भी याद है। अगर इसमें हम लोग पार्टिकुलरली एसएचएम का कंडीशन बोलें तो एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। देखो जो भी हमने पढ़ा है एक पेज में समराइज कर रहे हैं बस, ठीक है। अब आओ नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। देखो अगर एफ रीस्टोरिंग जो होगा वो अपना माइनस के एक्स आ रहा है तो अपना एस एच एम हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ से हमने शुरू किया था। उसके बाद अपना इक्वेशन आया, इक्वेशन किसी को याद है बताओ, इक्वेशन ऑफ एस एच एम। d square x upon dt square plus omega square x equal to d। ठीक है, सही बोला आपने। ये अपना इक्वेशन ऑफ एस एच एम आया, ठीक है, ये हमने पढ़ा। उसके बाद हमें इस इक्वेशन का सॉल्यूशन मिला, इसका एक डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन मिला, जो कि एस एच एम में पार्टिकल के पोजीशन का इक्वेशन बोले हम लोग, ठीक है। वो अपना बना ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। फाई को मैंने बोला ये है अपना इनिशियल फेज, याद आ रहा है सब? ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वेलोसिटी अपना निकाले ना, तो वेलोसिटी अपना आया था ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है, ऐसा आया था ना। और दूसरा फॉर्मूला क्या आया था वेलोसिटी का वो आप लोग बताओ, एक्स के टर्म में। नहीं नहीं, ओमेगा के टर्म में, एक्स के टर्म में, सॉरी। ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। करेक्ट, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ग्राफ का शेप याद है आप लोग को, पहला वाला ये ग्राफ का शेप कैसा आया था, v इक्वल्स टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव वाला। इस ग्राफ का एक नाम होता है, साइनोसाइडल ग्राफ सुने हो? कॉस एंड साइन का जो ग्राफ आता है उसी को हम लोग बोलते हैं। तो ये ग्राफ का शेप वैसा आ रहा था। अभी तुरंत पढ़े हो तो देखो, बोलते हैं ना कि अगर हम लोग कोई चीज़ तुरंत पढ़ते हैं उसका रिटेंशन जो होता है हमारे दिमाग में, मतलब आज से कल बोलूँ तो 85 to 90% रहता है। एक हफ्ते बाद ऑलमोस्ट गिर के आ जाता है 70%, 65% ऐसा। तो काइंड ऑफ एक्सपोनेंशियली उसके बाद अपना डिके करता है।
तो एक दिन में नहीं भूलना है, एक दिन में याद रखना है, ठीक है। तो देखो, चलो सेकंड वाला पूछूं, तो सेकंड वाले का ग्राफ का शेप कैसा आया था वो बताओ, ये जो v और x का रिलेशन है। एलिप्स, करेक्ट। ठीक है, याद आ रहा है सबको। यहाँ तक ठीक है ना सब। चलो देन, इसके बाद अगला हमने पढ़ा था एक्सेलरेशन का पार्ट, ठीक है। तो एक्सेलरेशन पे अपना दो इक्वेशन आया था, पहला आया था -a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। और सेकंड इक्वेशन अपना आया था a इक्वल्स टू -ओमेगा स्क्वायर एक्स। याद आ रहा है दोनों। दोनों का ग्राफ का शेप बताओ आप लोग। ओके, सेकंड वाला लीनियर, फर्स्ट वाला करेक्ट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, चलो आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। एक्सेलरेशन मैक्सिमम कहाँ पे होता है? डिस्टेंस बताओ, एक्स का मतलब वैल्यू जहाँ पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है। चलो इजी करते हैं, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कहाँ पे मैक्सिमम होता है? अरे नहीं, मैक्सिमम एक्सेलरेशन नहीं पूछ रहा हूँ, आप तो डायरेक्ट मैग्नीट्यूड ही बता दिए। मैं पूछ रहा हूँ वो पोजीशन जहाँ पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है, तो सिंपल सा देखो, एक्सट्रीम पॉइंट यानी कि, हाँ बोलो क्या बोल रहे हो। एक्सट्रीम पॉइंट पे। करेक्ट, एक्सट्रीम पॉइंट्स पे अपना एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है। और डिस्टेंस के टर्म में बोलेंगे तो +-a, ठीक है, याद रहेगा। देखो यहाँ पे ना एक चीज़ ध्यान रखना, मैक्सिमम एक्सेलरेशन तब होगा ना जब -a पे होगा, ठीक है, क्योंकि अगर डायरेक्शन भी हम लोग कंसीडर कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड में दोनों साइड से हम लोग बच जाएंगे, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर a ही आएगा, लेकिन जब डायरेक्शन के साथ मल्टीप्लाई करोगे ना, एक साइड में -ओमेगा स्क्वायर a आ जाएगा, तो उसको मिनिमम भी बोल सकता है, ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड वाइज मतलब अगर साइन के साथ आप कंसिडर करोगे तो मिनिमम हो जाएगा ना, जीरो से भी कम हो जाएगा। समझ रहे हो जो बोल रहा हूँ। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा मतलब केयरफुल रहना, आपसे सिली मिस्टेक करवा सकता है। देखो थोड़ी बहुत सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, उसका कोई कुछ कर नहीं सकते हैं, थोड़ा सा मतलब जितना आप खुद से अवॉइड करें, ठीक है। अब आओ, अगला पार्ट जो हमारा बच गया वो भी कर लेते हैं। देखो, अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या आती थी, चलो बताओ जल्दी जल्दी आप लोग ये, अभी याद नहीं हुआ ना। हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। करेक्ट, ठीक है। इसी का दूसरा इक्वेशन हमने लिखा था ½ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, सही है ना। बढ़िया, बस पहला भी याद कर लियो, वो भी सफिशियंट है, ठीक है, क्योंकि एनर्जी जब भी रिलेशन से देगा आप इजीली कर लोगे। तो काइनेटिक एनर्जी हो गया, तो अपना पोटेंशियल एनर्जी ½ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, सिंपल है। इसको दूसरे फॉर्म में हम लोग ऐसे भी लिख देते थे, ½ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, सही लिखा ना। ये दोनों ग्राफ्स का शेप कैसा आता था वो भी बता दो। पैराबोला, करेक्ट, इसका मतलब आप सब समझे हो। नेक्स्ट एक लास्ट चीज बच गया, टोटल एनर्जी, बस वो बता दो। हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर।
इसका ग्राफ? हाँ, कांस्टेंट तो होगा, वो तो ठीक है। ग्राफ का शेप कैसा आया था? लीनियर, सही है। नहीं, ऐसे नहीं बोलना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आपको क्या पता एक्स एक्सिस पे उसने एनर्जी ही दे दिया हो। ठीक है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस बोल सकते हो, पैरेलल टू आप एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट एक्सिस बोल सकते हो। एक्स एक्सिस ऐसे बोलने से थोड़ा सा मतलब पता नहीं है ना क्या क्वांटिटी किस एक्सिस पे दे रखा है। तो आप लोग एक्सिस भी देखना, कभी भी ग्राफ देखना ना, साथ में एक्सिस जरूर देखना, क्योंकि मतलब हम लोग के साथ तो ऐसा करता था, क्या करता था ना, जानबूझ के वीटी ग्राफ की जगह पे टीवी ग्राफ दे देता था। और फिर मतलब सब चीज़ उल्टा हो जाता था, क्योंकि हम लोग शेप देखते थे ना कि ऐसा मतलब ऐसा शेप है तो ये हो जाएगा, फिर अपना सब गलत हो जाता था। ठीक है, एक पेज में मैंने सारा चीज़ जो भी आपको बताया सारा समराइज कर दिया। देखो बस इतना ही सारा चीज़ था जो हमारे काम का है। इससे सारे क्वेश्चंस आपके बनेंगे, बस इसमें एक चीज़ ऐड करना है, फेजर। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है ना? सब लोग नहीं बोल रहे मतलब थोड़ा डिफिकल्ट है। देखो अपने सिलेबस में जितना है इतना ही है, थोड़ा बहुत चीज़ है, थ्योरेटिकल वाला पार्ट है वो सब है। लेकिन अब इसको चलो थोड़ा सा, आई थिंक टाइम थोड़ा कम है, तो जल्दी जल्दी करते हैं। थोड़ा सा आपको फेजर का इंट्रोडक्शन देता हूँ, ठीक है? फेजर आप लोग बताओ, आप लोग क्या होता है फेजर? मतलब फेजर क्या होता है बेसिकली? कुछ कुछ वेक्टर जैसा होता था। नहीं याद आ रहा है आप लोग को? अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं याद दिला रहा हूँ, ठीक है? आप लोग बताना सही बोल रहा हूँ कि नहीं, ठीक है? टाइम वेरिंग क्वांटिटी, ओके। खतरनाक डेफिनेशन है, कोई बात नहीं, चलो मैं बता रहा हूँ। आप लोग मतलब अगर रिलेट कर पाओ तो बताना, ठीक है? फेजर एक रोटेटिंग वेक्टर होता था, ऐसा कुछ याद आ रहा है? एक वेक्टर होता था जो कि एक काइंड ऑफ सर्कुलर प्लेन में रोटेट करता था। आप लोग एसी में यूज करते थे फेजर, वहां पे डिफरेंट फेजेस ड्रॉ करते थे, फिर फेजेस का, हाँ, वोल्टेज करंट, लैगिंग लीडिंग जहाँ पे देखते थे। हाँ ठीक है। हाँ लेकिन बेसिक लग रहा है आप भी भूल गए हो, आई थिंक। देखो, फेजर मतलब है ना, फेजर अपना एक काइंड ऑफ रोटेटिंग वेक्टर है, जो कि हमें बताता है किसी भी एक सर्टेन क्वांटिटी का वेरिएशन, ठीक है? कोई भी क्वांटिटी कैसे वेरी कर रहा है, इसको स्टडी करने के लिए हम लोग फेजर का यूज करते हैं। ये काइंड ऑफ एक रोटेटिंग वेक्टर होता है, ठीक है? चलो एरो लगा दिया, अब वेक्टर समझ लेना, ठीक है? अब देखो, फेजर का यूज यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कैसे रिलेट करते हैं, वो आपको बताता हूँ, ठीक है? अब जैसे देखो, ये मान लो अपना एक सर्कल हो गया, ठीक है? देखो, ये अपना कुछ काइंड ऑफ एक एक्सिस ले लो, ठीक है? ये जो दो एक्सिस मैंने ड्रॉ किए हैं, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस मान लो इसको, ठीक है? चलो नाम दे ही देता हूँ। इसको मैंने बोल दिया वाई, इसको बोल दिया एक्स, ठीक है? तो अब देखो ये कैसे रिलेट होगा एसएचएम से। अब मैंने बोला ये पार्टिकल मान लो कोई है, ठीक है? वो इनिशियली फाई एंगल पे है। मुझे बताओ इसका प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे क्या होगा? आप लोग बताओ। जल्दी जल्दी बोलो। प्रोजेक्शन लेना वेक्टर का, सिंपल। अच्छा, वो मैंने इसका एम्पलीट्यूड नहीं दिया ना, वो ए। हाँ चलो ठीक है, अब ठीक है। अगर मैंने इसका मैग्नीट्यूड ए दे दिया वेक्टर का, ठीक है? अब मुझे बताओ प्रोजेक्शन क्या होगा वाई एक्सिस पे इसका?
आप लोगों ने नहीं सीखा वेक्टर में प्रोजेक्शन लेना? अरे प्रोजेक्टाइल में इतना सारा आप लोग प्रोजेक्शन लेते थे, याद करो। जब थीटा एंगल पे हम लोग प्रोजेक्ट करते थे, आप दो प्रोजेक्शन लेते थे, एक हॉरिजॉन्टल में एक वर्टिकल में, याद आ रहा है कुछ? साइन फाई। करेक्ट। याद तो आ गया, देर बस लगाया थोड़ा सा। अच्छा, मैंने कुछ और नाम बोल दिया इसलिए कंफ्यूज हो गया क्या? प्रोजेक्शन आप लोग वेक्टर वगैरह से सोचने लगे क्या अलग से? कंपोनेंट बोलना था ना, तो यूज हो गए। कंपोनेंट्स आप बोलते हो इसको, मैथ्स में एक्चुअली प्रोजेक्शन ही बोलता है। ये ए का प्रोजेक्शन है वाई एक्सिस पे, ठीक है। एक्चुअली कंपोनेंट मुझे याद नहीं है, नहीं तो आप लोग को याद दिला देता। कोई बात नहीं, चलो। अभी क्लियर है ना, ए साइन फाई इसका प्रोजेक्शन होगा। सब लोग क्लियर हो? चलो, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला ये जो पार्टिकल अपना है ओमेगा से घूम रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको एक सिचुएशन दिया, ये आफ्टर टाइम टी, ठीक है। एक आफ्टर टाइम टी ये पहुंच गया यहाँ पे इस पॉइंट पे, ठीक है। अब मुझे बताओ, अब इसका प्रोजेक्शन क्या होगा वाई पे? टी इक्वल्स टू टी पे। चलो थोड़ा सा हेल्प करता हूँ आपका, ठीक है। लेकिन बताओगे आप लोग ही, ठीक है। देखो ओमेगा से घूम रहा है। हाँ बोलो बोलो। ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। बिल्कुल सही। कैसे किया? ओमेगा से घूम रहा है। हाँ। बताओ बताओ, डरने वाली बात नहीं है। क्या बताऊं सर? कैसे किया? इसका कोई फॉर्मूला तो लगाया नहीं, इसे डायग्राम को देख के किया मैंने। ओके, एंगल कितना है आपका? ओमेगा टी प्लस फाइव। ये वाला एंगल ओमेगा टी आया, टोटल एंगल आपने लिया ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। सही बोला ना? ठीक है। अब आई थिंक सब लोग समझ रहे होंगे इन्होंने कैसे प्रोजेक्शन लिया। ये टोटल एंगल जो अपना है, ये जो एंगल थीटा अगर इसको बोले, ये अपना बन गया फाइव प्लस ओमेगा टी, ठीक है। अब इसका प्रोजेक्शन लोगे सिंपली, इसका प्रोजेक्शन आपका आ जाएगा वाई इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। आपको देख के लग रहा है कुछ कुछ एसएचएम वाला इक्वेशन अपना आ रहा है। एसएचएम में जो डिस्प्लेसमेंट आता था, बस वहां पे हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट कर देते थे, यहाँ पे वाई आ जा रहा है, ठीक है। तो देखो ये फेजर जो होता है ना, फेजर में मान लो ये अपना वेक्टर है। इस वेक्टर का जो भी वाई पे शैडो जाता है, ठीक है, जो भी वाई पे प्रोजेक्शन जाता है या शैडो जाता है, वो अपना उसका डिस्प्लेसमेंट होता है उस पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। जैसे इस पार्टिकुलर अगर मतलब एसएचएम का हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो इक्वेशन अपना ये मिल गया है, ठीक है। अगर इसने ओमेगा से ये घूम रहा था, ओमेगा इसका एंगुलर वेलोसिटी दे दिया, आफ्टर टाइम टी ये ओमेगा टी एंगल कवर किया, तो सिंपली इसका इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं। इनिशियली इसने ऑलरेडी फाई जो फेज है इसको कवर कर रखा था इसने, ठीक है। इसलिए हम लोग ओमेगा टी प्लस फाई कर दिए डायरेक्टली, और फिर प्रोजेक्शन ले लिए। तो वाई एक्सिस पे जो भी हमारा कंपोनेंट आ रहा है, इसका कंपोनेंट बोल लो प्रोजेक्शन बोल लो, जैसे आपको याद रहता है, ठीक है। तो ये जो प्रोजेक्शन आ रहा है ना, सिंपली देखो यही तो एसएचएम का डिस्प्लेसमेंट है। रिलेट कर पा रहे हो? अब देखो फेजर का बेनिफिट क्या आपको बता रहा हूं, देखो क्या होता है ना, फेजर का बेनिफिट ये होगा कि आपका अगर सर्कुलर मोशन क्लियर है ना, जो कि आई होप है, ठीक है, तो आप लोग एसएचएम के क्वेश्चन सर्कुलर मोशन से कर लोगे। पता है कैसे? ये देखो, मेरे साथ साथ थोड़ा देर विजुअलाइज करना, ठीक है। इसको हम लोग अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे, आपको मैं छोड़ दूंगा अगले 5 मिनट में, क्योंकि मुझे भी बाहर जाना है थोड़ा, ठीक है। देखो सिंपल सा सुनना ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे जब इनिशियली ऐसे होगा, ठीक है, जब वेक्टर अपना ऐसे रहा होगा, तब इस टाइम पे इसका प्रोजेक्शन क्या होगा वाई में, जल्दी जल्दी आप लोग बोलना, ठीक है, टाइप नहीं करना। जब यहाँ पे वेक्टर होगा, उसका प्रोजेक्शन कहाँ कितना होगा? जीरो। करेक्ट। अब देखो यहाँ पे जब आया उस टाइम प्रोजेक्शन क्या हुआ? ए साइन फाइव। ठीक है। फिर देखो फिर यहाँ पे आया, इस पॉइंट पे आपने प्रोजेक्शन बताया मुझे कितना? ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, करेक्ट। अब नेक्स्ट देखो, अगर पार्टिकल यहाँ पहुंच जाए, ऐसा कुछ हो जाए, यहाँ पे क्या होगा प्रोजेक्शन?
करेक्ट, यहाँ पे प्रोजेक्शन अपना ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल इसी के सिमिलर यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट पे यहाँ पे पहुंच जाए, यहाँ पे क्या होगा प्रोजेक्शन? टू कॉस फाइव। अरे नहीं आयुषी, अभी भी देखो यहाँ से सिमिलर पॉइंट पे पहुंचेगा तो अपना ये वाला इधर का एंगल इक्वल हो जाएगा ना, ये वाला, तो कॉस नहीं आएगा ना, जी, तो साइन आए। साइन आएगा। देखो आप कॉस ला दोगे तो फिर मतलब अपना फेजर बिना काम का हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, अब इसके एक कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट मैं यहाँ पे पकड़ूं, यहाँ पे आपसे पूछूं, तो यहाँ पे क्या होगा बताओ? ए साइन फाइव। करेक्ट। अब देखो, सिंपल सा, सिमिलरली अगर सेम एंगल पे हम लोग इधर में आएंगे, यहाँ पे अगर हम लोग सेम एंगल लेते हैं अपने इसके साथ, ठीक है, जो एंगल हमने लिया था यहाँ पे फाइव, अगर सेम एंगल यहाँ से लेते हैं तो आपको क्या लग रहा है प्रोजेक्शन यहाँ पे कितना आएगा? ये एंगल फाइव है। माइनस ए साइन फाइव। करेक्ट, माइनस ए साइन फाइव। ठीक है, सिमिलरली जब आप यहाँ पे आओगे, ये एंगल अगर फाइव होगा, यहाँ पे कितना आएगा प्रोजेक्शन? माइनस ए साइन फाइव। ठीक है, आप समझ रहे हो, सारा पोजीशन पे वही मतलब सेम आ रहा है जो हमारा एसएचएम में आ रहा था, हमेशा वाई डायरेक्शन में जो प्रोजेक्शन आ रहा है हमारा एसएचएम वाला आ रहा है। नोट कर रहे हो ये चीज? अपना जो ये फेजर है, फेजर का हर एक पॉइंट पे जो भी प्रोजेक्शन आ रहा है वाई पे, वो हमेशा एसएचएम में डिस्प्लेसमेंट जो बताता था सेम डिस्प्लेसमेंट ही दे रहा है। ये काइंड ऑफ कुछ ऐसा एसएचएम हो रहा है। देखो, इनिशियली यहाँ पे जीरो से शुरू हुआ, जीरो से बढ़ते बढ़ते प्लस ए, यानी कि प्लस वाई, वाई में प्लस ए तक मैक्सिमम गया डिस्प्लेसमेंट, अपना मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। रिलेट कर पा रहे हो? ठीक है, फिर यहाँ से वापस आया, वापस से अपने मीन पोजीशन पे वापस आया। सिमिलरली जैसे हम इधर बढ़ते गए, ये वापस अपने मीन पोजीशन पे आ गया। सही है। फिर वापस से जैसे अपना फेजर इधर से नीचे गया, वैसे वैसे देखा आपने, ये निगेटिव में चला गया, माइनस ए तक यहाँ तक गया। फिर वापस से जैसे हम लोग इधर से ऊपर आए, ये वापस से अपने मीन पोजीशन पे आ गया। तो आपको नहीं लग रहा है काइंड ऑफ वाई में एसएचएम एक हो रहा है? आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट तो समझ रहे हो ना, इससे क्वेश्चंस कैसे करने हैं मैं आपको अगले क्लास में स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के साथ इसको कंपेयर करके आपको दिखाऊंगा हर एक पॉइंट पे। जो भी मीन पोजीशन होती है या फिर एक्सट्रीम पोजीशन होती है, हर एक पॉइंट पे हम लोग इसको कंपेयर करेंगे वहां से। ठीक है, और फिर आपको सिखाऊंगा फेजर से आप कैसे क्वेश्चंस को इजीली बना सकते हो। जैसे अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछेगा ना, आप फेजर के हेल्प से डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली बता सकते हो। ठीक है, इक्वेशन वगैरह कुछ भी सॉल्व नहीं करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बस आपके पास क्या है, एंगल चाहिए, और जो भी आपके पास एम्पलीट्यूड है वो जानना चाहिए। अब यहाँ से आप वेलोसिटी भी देख सकते हो। देखो, एक खास बात बता रहा हूँ। देखो, ये पॉइंट है, ये मीन पोजीशन के कॉरेस्पॉन्डिंग है, देख रहे हो, ये मीन पोजीशन के कॉरेस्पॉन्डिंग है ना। आप याद करो, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी कैसी होती थी, जीरो या मैक्सिमम? जीरो। अरे एक्स। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम आती है, और आप मुझे बताओ, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसकी वेलोसिटी यहाँ पे किधर की तरफ होगी? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर ओमेगा मैंने ऐसे दिया हुआ है, यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी बताओ? अरे आप लोग भूल गए हो सर्कुलर मोशन बिल्कुल भी। नहीं आयुषी, नहीं, मैं एक पॉइंट पे पूछ रहा हूँ, आप तो ओमेगा का डायरेक्शन मुझे बता रहे हो। मैं वेलोसिटी का डायरेक्शन आपसे पूछ रहा हूँ ना। अरे आप लोग बहुत भूलते हो, बहुत भूलते हो भाई। देखो, यहाँ पे वेलोसिटी ऊपर की तरफ ऐसे होगा ना, इस पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन तो ऐसे होता था। सॉरी, यहाँ पे ऐसे ऊपर की तरफ, याद आ रहा है कुछ कुछ? इस पॉइंट पे कुछ ऐसे होता था, इस पॉइंट पे कुछ ऐसे होता था, मैंने आपको रोटेशन में भी बताया था, उससे पहले मैंने आपको सर्कुलर मोशन में बताया था।
छोड़ो कोई बात नहीं, इसको हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। आप लोग सर्कुलर मोशन रिवाइज करके आना, ठीक है? रिवाइज करके आओगे तो नेक्स्ट क्लास में ना सर्कुलर मोशन। अच्छे से करना, ठीक है? अच्छे से रिवाइज कर लेना सर्कुलर मोशन, उसके बाद हम लोग इसको वेलोसिटी वाला पार्ट जो है कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि आप लोग वेलोसिटी का डायरेक्शन नहीं देख पा रहे हो, आपको मैं उसका प्रोजेक्शन कैसे बताऊंगा, बताओ? कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? आप लोग अभी मतलब टाइम थोड़ा देर मैनेज कर पाओगे ना? इवनिंग क्लास तक देख लोगे एक बार? ज़्यादा देर का नहीं है, हाफ एन आवर्स लगेंगे। सर्कुलर मोशन वाला पार्ट थोड़ा सा देख लेना, बस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन छोटा सा पार्ट है बिल्कुल। अगर मतलब डाउट है तो वीडियो अभी उसका आई थिंक होगा, चले जाना वीडियो पे। अगर मतलब ट्राई करना वीडियो नहीं देखना पड़े, ठीक है? नोट्स वगैरह जो भी है ना, नोट्स से देख लेना। बाकी अगर ज़्यादा दिक्कत होगी तो फिर एक बार मतलब जो भी सर्कुलर मोशन में भी डाउट होगा शाम में पूछ लेना क्लास के स्टार्टिंग में। ठीक है फिर? चलो इवनिंग में 7 PM पे क्लास करते हैं, ठीक है? 7 PM तक आप लोग कर लेना। इसके क्वेश्चंस कुछ हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ आपको मतलब साथ में क्लास में करा दूँ, क्योंकि अगर आपको अभी दे दूंगा ना आप बहुत सारा टाइम लगा दोगे, क्योंकि एक भी क्वेश्चन ज़्यादा मतलब कराया नहीं हमने। तो इवनिंग क्लास में कर लेते हैं क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो शाम के क्लास का सीक्वेंस आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग फेजर को अच्छे से समझ लेंगे, फेजर से वेलोसिटी निकालना सीख जाएंगे, ठीक है? उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। और आप देखना, आप जेई मेन के भी क्वेश्चन कर लोगे एकदम ईजिली, ठीक है? उसके बाद हम लोग नेक्स्ट अपना पेंडुलम वाला पार्ट पढ़ेंगे, उसके बाद क्लास को खत्म करेंगे। शाम को तो हो सकता है थोड़ा सा मतलब हम लोग एक्सटेंड करें, ज़्यादा देर जाए, लेकिन ट्राई करेंगे जितना मतलब जल्दी निपटा पाएँ। ठीक है देन, अभी वाला क्लास एंड करते हैं फिर।